थे कि ईद वाले दिन रिजल्ट आ जाए या ईद से पिछली रात रिजल्ट आ जाए, और वो वहाँ पे परेशान हो के टैग कर करके जी आप बताएं। मैं फिर आप कम से कम 26 तक तो सुकून करें ना, 26 से पहले तो ना सोचे। तो 26 तक जो है वो उनको टाल दिया। फिर वो 26 वाले दिन से पिछले दिन वो टैग करना शुरू हो गए कि हाँ जी अब आना है रिजल्ट। मैं कहा ठीक है जी, अगर आपको इतनी जल्दी है तो शायद आ जाए कल। शुक्र है मैंने उसमें वर्ड शायद इस्तेमाल किया था। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, बच्चे जो है वो टैग करना शुरू कर देते हैं ICAP के काउंसिल मेंबर्स को। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे डिसीजन पे बच्चे बैठ के अपने फेसबुक पे क्यों डिसीजन ले रहे हैं। फिर बच्चे इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि रिजल्ट आ गया, वो इस तरह से। तो वो इस तरह की हरकतों से जो है ना वो अल्टीमेटली बच्चे अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं। जैसे इससे पहले था कि वो एक दफ़ा एक्सटेंशन थी कि जी पेपर्स एक्सटेंड हो जाएंगे। ICAP वाले अच्छा खासा माइंड बना चुके थे, तब बच्चों ने एक उल्टी सीधी कंपेन शुरू कर दी जिसमें ICAP को गालियों से भी नवाजना शुरू कर दिया। फिर वो इतने पक्के हो गए, उन्होंने कहा अब हमने नहीं वो करना, वरना बच्चों को समझ आ जाएगी कि जब फेसबुक पे आके गालियां दो तो ICAP वाले अपना डिसीजन बदल लेते हैं। तो समटाइम बच्चे अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारते हैं। हाँ नहीं, असल में बात ये है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम एक ऐसी बॉडी में आए हैं जिस बॉडी ने हमें बिल्कुल भी तरले नहीं किए थे कि हम इस बॉडी में आए। हम इस बॉडी के सारे मसलों मसाइल समझने के बाद यहाँ पे आए थे। हमने हर जगह साइन किया था कि हम आपके दी गई पॉलिसीज़ और सारी चीज़ों का एहतराम करेंगे, और अगर हमें मसला है उन पॉलिसी से तो बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन है कि हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारे और ऑप्शन है, वहाँ चले जाएँ। तो रहना भी उस इदारे में, ठीक है। तो जब उस इदारे में रहना है तो उस इदारे ने जो पॉलिसी देनी है वो पॉलिसी उसने मैसेज के लिए बनानी है। और जो मैसेज के लिए बनाता है तो उससे 5-10% लोग अफेक्ट होते हैं। जो वो अफेक्ट होते हैं तो वो परेशान होते हैं, और परेशान गलत टाइम पे होते हैं। जिस वक्त नई स्कीम आई थी मैं उस टाइम पे सबको अलर्ट किया था कि ये इसमें ग्रेस अटेम्प्ट्स नहीं दे रहे ये पुराने बच्चों को। उस टाइम पे मैं अकेला खड़ा वो बात कर रहा था, और बल्कि वो मेरा वो बीच में मजाक करना शुरू कर दिया, टीचर्स तो होते ही कमर्शियल हैं, ये तो चाहते हैं कि बच्चों को ग्रेस अटेम्प्ट मिल जाए, इनका रोजी रोटी चलती रहे, इनके नोटू बंद ना हो और फलाना फलाना। उस टाइम पे सबको वो शुगल मुगल याद आ रहा था। अब जब सर पे आई है तब सबको याद आया कि ओहो हमारी तो अटेम्प्ट ही खत्म हो गई है। और उस वक्त भी टीचर ही गद्दार डिक्लेयर, ये हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। अब वो मतलब चाहते हैं कि हम फेसबुक पे जाएं और हम उनसे जाके कहें कि हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, हमने आपके लिए फलाना फोरम पे, बल्कि ICAP के किसी मेंबर के साथ बैठे हों तो वहाँ तस्वीर खींच के वहाँ पे अपलोड करें, साबित करें कि जी हमने आपके लिए आवाज़ उठाई है। और मज़े की बात है किन फेसबुक के ग्रुपों में जहाँ हम पोस्ट करें तो पोस्ट भी अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि हम पैसे नहीं देते उन्हें। तो जो पैसे देता है उसकी पोस्ट भी अप्रूव हो जाएगी, और बच्चे नीचे से आके जो है वो गद्दारी और देशद्रोही और ये सारे सर्टिफिकेट भी बांट रहे होते हैं। तो खैर फेसबुक की एक अलग दुनिया है, और मुझे पता है कि उस दुनिया का उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन बच्चे परेशान थोड़ा सा रहते हैं। तो परेशान होकर जब वो ज़रूरत से ज़्यादा टैग कर देते हैं, तो एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि जब मैं नोटिफिकेशन पे जाऊँ ना और लाइन से मुझे पहली 10-11 चीज़ें सिर्फ टैग नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत परेशानी वाली चीज़ है जो कहीं चल रही है। तो उसको जाके देखते हैं तो पता लगता है कि जी वहाँ पे क्या है, तो उस पर हल्का फुल्का कमेंट कर देते हैं। तो बहरहाल ना रिज़ल्ट आया ना ही अनाउंसमेंट आई, ठीक है। तो मतलब मेरी ख्वाहिश यही थी कि हम जब इस वक्त इकट्ठे होते तो हमें मज़ीद छुट्टी रिज़ल्ट की वजह से ना करनी पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी सेशन में अच्छी खासी छुट्टियाँ, और लोग जो है वो फिर तसल्ली से ही जो है वो जब छुट्टी शुरू होने से एक हफ़्ता पहले छुट्टी शुरू कर देते हैं, ख़त्म होने के एक हफ़्ते बाद तक छुट्टी चल रही होती है। तो अब अल्लाह करे कि अब अगर रिज़ल्ट आए तो वो कोई वीकेंड टाइप की जगह पे आए, किस ऐसे टाइम पे आए जो आप लोगों को वो दिन ज़ाया ना हो, क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन जो है वो आप लोग साउंड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते, उस दिन पढ़ाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो अब देखते हैं ICAP जिस भी दिन रिजल्ट दे, और हो सकता है ICAP भी सोच रहा हो कि ठीक है अगर बच्चों ने डिसाइड करना है तो अब हम वही करेंगे जो हमने डेट दी है, क्योंकि पिछली 6 अटैम्प्ट से तो वो उस डेट को चेंज करते आ रहे हैं। जी हाँ, असल में ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना भी हो तो एक दफ़ा तो उन्होंने क्या कहते हैं दोपहर 2 बजे अचानक से बस अपलोड कर दिया था, वो भी सैटरडे वाले दिन, जो वैसी छुट्टी का दिन होता है ICAP की। तो इसलिए मतलब आप कुछ भी, मैंने 2-3 जगह पोस्ट करने की कोशिश की लेकिन उस पोस्ट को पजीराई नहीं मिली, क्योंकि मैं उसमें पॉजिटिव बात की थी। वो पॉजिटिव बात ये थी कि भाई आप जब पेपर दे चुके हैं तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उस पर परेशान ना हो। पेपर की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर सकते, वो कंट्रोल में नहीं है। हाँ, रिजल्ट बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हम बिलीव रखते हैं कि दुआओं से चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर दुआ करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नफल मांगने चाहिए।
अदा करने चाहिए, तो वो करें जो हमारे कंट्रोल में, और जो नहीं है कंट्रोल में वो जब आएगा जैसा आएगा देखी जाएगी। अच्छा, आप हर दिन उठे ही उस टाइम के बाद जिस टाइम पे आईकैप का मैसेज आता है, तो वो अगर मैसेज दे देंगे तो वो उसी वक्त आपको पता लग जाएगा, उसके लिए पहले इंतजार करने से भी कुछ नहीं होना। कोई बात नहीं, आप हर दिन इस इरादे से नमाज पढ़ लें कि रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, इसी बहाने कुछ नमाजें ही फजर की एक्स्ट्रा अदा हो जाएंगी। हाँ, अब तो जैज़ वालों का मैसेज भी, क्योंकि मोबाइल पे तो मैसेज ही थोड़े से आते हैं, तो वो हर उस टोन पे जो है ना फ़ौरन से होता है कि ये शायद आईकैप का मैसेज आया हो। तो बहरहाल ये है कि आईकैप ने कुछ अरसे के लिए मजीद उसको आगे कर दिया, और हो सकता है इस दफ़ा वो अपनी ऑफिशियल डेट का एहतराम करे, वो कहें बस बहुत हो गया, बच्चों ने तो मजाक ही बना लिया है। बच्चे भी तो पूरे रिजल्ट के मैसेजेस ड्राफ्ट करके बना देते हैं वहाँ पर। एक ने तो लिख भी दिया मेरे इतने नंबर आए हैं, तुम लोगों के कितने नंबर आए हैं, और सारे बच्चे जो है ना परेशान हो गए। तो ये सोशल मीडिया करता है हमारे साथ, हमें अपनी असल दुनिया से धकेल के कहीं और ले जाता है और वहाँ जाके हमें तंग करता है। तो असल दुनिया में नहीं, असल दुनिया में आईकैप का मैसेज आएगा, पता लग जाएगा, और जब रिजल्ट नहीं आया तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम चैप्टर ख़त्म कर सकें। वो चैप्टर जो हमारा शुरू हो गया था हम उसको आगे लेके चले। आखिरी दिन याद है हम लोगों ने क्या बातें की थी? बुक नहीं लेके गए, लेकिन मतलब वो आखिरी दिन शाम में निकलते हुए बुक नहीं लेके गए होंगे, तो दोपहर में यहाँ से जाने के बाद तो पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, फिर जब कल घर से वापस आ गए, कल शाम, अच्छा आज सुबह आए ठीक है, इसका मतलब आज आपको फिर 2 दिन के बराबर पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, सही है भाई, अय्याशी के वक्त बंदे ने अय्याशी की तो काम के वक्त काम। तो अब आप लोग मास्टर रीसेट होके वापस तो नहीं आए हैं? क्या आप लोगों को कुछ याद है कि हमने आखिरी दफ़ा क्या बातें डिस्कस की थी? चैप्टर नंबर याद है? चैप्टर नंबर 8 पे थे हम, ठीक है। ये चैप्टर इंटरनल एनालिसिस के बारे में बात कर रहा था। इस चैप्टर ने पहले बताया था कि कस्टमर्स क्या हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। इन्होंने बताया था कि मार्केट्स क्या हैं, मार्केट्स के हिसाब से क्या सोच है, प्रोडक्ट क्या होती है, प्राइस क्या होती है, प्लेस, ये सारी चीज़ें हमें बताई। फिर इसमें एक डिस्कशन शुरू हो गई थी वैल्यू के ऊपर। वैल्यू क्या होती है, जो कस्टमर क्यों एक प्रोडक्ट को खरीदता है, क्योंकि उसको वैल्यू मिल रही होती है। फिर हमने देखा था कुछ चीज़ों से वैल्यू ऐड होती है। फिर एक भाई साहब ने तो पूरी वैल्यू चेन ही बता दी हमें। उनका कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले प्राइमरी में मुकाबला होता है, फिर सेकेंडरी में मुकाबला होता है। फिर एक मज़े की डिस्कशन हमने शुरू कर दी थी कि परफॉर्मेंस को मैयर कैसे करें। पहले आप कुछ सक्सेस फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, फिर उन सक्सेस फैक्टर्स के परफॉर्मेंस के कुछ इंडिकेटर सेट करते हैं कि हाँ भाई मैं इस लेवल तक पहुंच गया तो मेरी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। और फिर आप तरीके से उसको अचीव करने लगते हैं, जिसमें जॉनसन स्कॉल्स भाई आ गए, उन्होंने अपना 6 नुकाती एजेंडा पेश किया कि मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। वो सारी बात जो हमें अच्छी तरह से समझ आई हुई थी उसको पेचीदा करके उन्होंने बयान कर दिया। तो जितना हमने लास्ट डे तक पढ़ा था, स्पेशली वैल्यू चेन के ऊपर हमने लास्ट जो डिस्कशन की थी, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी, हमने ये समझ के चलना है जी। कल इस पे सवाल होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इसको पढ़ के आते हैं तो हमने मेरे ख्याल में एक छोटा सा यूनिट, एक सफ़े का ही टॉपिक पढ़ा था, वैल्यू चेन पढ़ा था गालबन। असल में वो एक पेज पे तो डायग्राम है ना, और डायग्राम की रिप्लेसमेंट के तौर पे मैंने टेक्स्ट दिया हुआ था। तो डायग्राम तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी की ली थी। मैंने कहा डायग्राम देख के आप कहेंगे लो जी अपने शशके मशके पूरे कर दिए, हमारा याद करने वाला आइटम नहीं है इसमें। तो आपके याद करने के हिसाब से अगले पेज पे उसको लाइन आइटम्स में छोटा छोटा सा करके डिवाइड भी कर दिया था। तो अगर कोई पढ़ के आया है तो उसका अगर कोई सवाल, और आने वाले कल भी मैं पीछे वैल्यू चेन के सवाल ले रहूँगा, कोई मसला नहीं है, ये अज्यूम करके कि हाँ जी आपके, लेकिन स्टिल अगर किसी ने पढ़ा है तो उसका सवाल का जवाब तो होना चाहिए। कोई सवाल? और क्या रिजल्ट आने तक नहीं पढ़ना? तो ठीक है, 26 को आने पे मैंने कितनी दफा एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी, यकीन कामिल पे कितनी दफा मैंने कहा? बिल्कुल, कैसे दे सकता है कोई? मैं जीने पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, तो मौत तो फिर कभी भी आ सकती है, ठीक है। मैं अगले सांस की एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शायद किसी टाइम पे भी अगर डिस्कशन हुई तो मैंने इस वाली शायद क्लास में नहीं, क्योंकि आपके लिए वर्ड नया होगा, प्रोफेशनल जजमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया था, गालबन ऑडिट में किया था।
ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस आईकैप का, और फिर ये अंदाज़ा कि जब वो ईद के बाद आएंगे तो उनका वेरी फर्स्ट वर्किंग डे क्या होगा, 26, और अगर उनका मूड हुआ जल्दी रिजल्ट देने का तो सबसे शुभ मुहूर्त क्या बनती है, 26। उन्होंने नहीं दिया, एक बेस्ट एस्टीमेट था जो कि गलत हो गया जी। वो एस्टीमेट का असल मकसद जो है वो ये था कि कम से कम ईद के दिनों में परेशानियां ना हो, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाना था ना वो नज़र आ रहा था कि लोगों ने ईद के दिनों में परेशान हो जाना है कि बस वो अब रिजल्ट आ गया ईद से पहले, क्योंकि पिछला रिजल्ट ईद से एक दिन पहले आया था, तो सबको था कि अब आई के फिर से ईद से एक दिन पहले रिजल्ट ना देते, तो एटलीस्ट लोगों को 26 तक फेंकना मकसद था, और 26 पे रिजल्ट आ जाता तो डबल फ़ायदा हो जाता। लेकिन कम से कम एक फ़ायदा हो गया कि ईद के दिन तो सुकून से गुजर गए, मकसद पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन अब हर अगला दिन सुकून से गुजरे या ना गुजरे उसमें आपके अपने एटीट्यूड का कमाल है। मैं तो पढ़ा रहा हूं, तो बताओ, अब वही बात है कि अगर आपको ये परेशानी है कि पता नहीं हमारा, चलें इस परेशानी को क्लियर कर देता हूं। रिजल्ट आने से आपका एमएफए के पढ़ने ना पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मैं क्लियर कर सकता हूं दबे अल्फाज में वो यही है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है वैसे तो एमएफए तक पहुंचे तो होपफुली आपका ग्रुप ए के 2 पेपर तो कम से कम पास हुए हुए होंगे, लेकिन जो दरमियान में भी अटके हुए हैं होपफुली उनको एमएफए में मसला नहीं आएगा। अगर वो दरमियान में भी फंसे वो एमएफए फिर भी दे देंगे। इतना तो क्लियर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, फिर पर जल जाते हैं। ठीक है जी, तो आपका कोई सवाल नहीं है, इतना पढ़ लेंगे फिर हम। क्या क्या, क्या बुक को क्या था, अच्छा ये नहीं पता लग रहा था कि क्या पढ़ा हुआ है और क्या नहीं पढ़ा। पहले समय पे हल्की सी डिस्कशन थी, उसको फिर स्किप करने के बाद से हम आगे से लगातार पढ़ते गए थे, और फिर हमने एंड के करीब जोड़ा था क्योंकि मैंने पहले सफ़े को आखिरी आगे वाले सफ़ों से कनेक्ट करना था। चलें, अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मैं बावाज़े बुलंद बता देता हूँ ताकि आपको मज़ीद गलतफहमी ना रहे। पेज 47 जो कि वेरी फर्स्ट पेज है जिसमें गिनती की 2 लाइनें लिखी हैं और मैंने ट्यूटर नोट में एक डायग्राम दी हुई है, वो नहीं पढ़ना था आप लोगों ने, क्योंकि इसको मैंने कनेक्ट करना था आगे के यूनिट्स के साथ। तो सिर्फ पहला सफ़ा हमने नहीं पढ़ा था। उसके बाद पेज 48 एक दिन पढ़ा था हमने, एक दिन हमने 49 और 50 पढ़ा था, और उससे अगले दिन हमने 51 और 52 पढ़ा था। तो अगर मैं इसी तरतीब से आगे चलता आऊँ तो हमें आज क्या पढ़ना चाहिए, 53, 54, 55, 56, 57। अच्छा इतना नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, 3 सफ़े पढ़ने चाहिए बस, 53 से सिर्फ 55 तक। अच्छा, और जो पहले सफ़े पे डायग्राम है वो तो डायग्राम है ना, उसको आप सफ़ा तो नहीं काउंट कर रहे ना, वो एक डायग्राम है जिसमें मैं थोड़ी सी चीज़ों को समअप किया हुआ है। और सवाल अब आप लोगों के हैं नहीं, जब सवाल नहीं होते तो फिर ऐसे में हम हो जाते हैं जालिम। भाई ने कहा मुझे 2 मिनट दे मैं सवाल निकाल लूँ, जो धक्के से निकाला जाए वो सवाल थोड़ी होता है। लें जी, मैंने भरपूर मौका दिया आप लोगों को कि आप शायद बच सकें। इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। प्लान के मुताबिक मैंने सैटरडे को ही, क्योंकि हमने इसको एक हफ्ते के पूरे 3 दिन दिए, इस हफ्ते के हमने 2 दिन देने थे, और उसके बाद जो है, और आपको गैप भी अच्छा खासा बड़ा आ गया। यानी चैप्टर हमने 3 हफ्ते पहले शुरू किया था, एक हफ्ता ये है, पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हुई, उससे पिछले हफ्ते में शुरू किया था। वो कितनी पुरानी बात हो गई। और इस वाले सैटरडे पे जाके, ये जो आज से तीसरे दिन जाके सैटरडे, उस पे जाके टेस्ट, काफ़ी टाइम है। मैं याद करा दूं कि चैप्टर 7 और 8 हमारी मैनेजरियल पोर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बात तो याद है, बस इस याददाश्त पे हमने रहना है। चैप्टर 8 की बात करते हैं। अब कहानी है इंटरनल एनालिसिस की। आपको समझ आ गया कि वैल्यू दे दो काम बन जाएगा, आपको समझ आ गया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर समझ लो, अपने KPI उसके साथ कनेक्ट कर लो और आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करना शुरू कर दो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
याद हमने कहा था, जॉनसन कॉज ने क्या कहा था कि पहले देखो कि क्या है सक्सेस फैक्टर, फिर देखो तुम्हें अपने अंदर क्या चेंज लेके आनी होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वहां तक लेके जाओ। इस सफर को इस डायग्राम ने बताया जो मैंने एक जगह से चोरी की है, ये हमारी किताब में ऑफिशियली नहीं दी हुई, आईकेप की ओरिजिनल किताब में ये डायग्राम नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक मैप समझाने के लिए बताई है कि ये वाली बातें उन्होंने अंग्रेजी में कई दफ़ा बताई हैं, लेकिन इसकी एक पिक्टोरियल डिस्प्ले मैंने यहाँ दी है। अगर ये तस्वीर नहीं समझ आए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, किताब में नहीं लिखा हुआ, किताब में इस तरह से डायग्राम नहीं बनी हुई, और आगे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको उसको इंग्लिश तो दिखाता रहूँगा, बट ये दिखाने से आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि बेसिकली होता क्या है। कहानी यहाँ से है कि आप आइडेंटिफाई करें, अपने रिसोर्सेज को देखें, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमारा एक इदारा है, हमारे पास क्या रिसोर्स है, हमारे पास कुर्सियाँ कितनी हैं, हमारे पास एसी कितने हैं, हमारे पास बिल्डिंग है या नहीं है, हमारे पास टीचर्स हैं या नहीं है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्स है। तो हर बिजनेस ये आइडेंटिफाई करे कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से अच्छे रिसोर्सेज हैं, कौन से हल्के रिसोर्सेज हैं। जब आपको पता लग जाएगा दीज आर द रिसोर्सेज, आपने एक नया बिजनेस शुरू करना है, आप देखें आपके पास पैसा कितना है, आप देखें आपके पास मशीनें कितनी हैं, आप देखें आपके पास कोई जगह है जहां आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप ये देखें आपके साथ कितने लोग मिल जाएंगे, आपके पास क्या क्या मशीन वो ऑपरेटर्स मौजूद है। इसका मतलब है कि पहली चीज़ है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। फिर उन रिसोर्सेज से हम किस तरह की कैपेबिलिटीज अचीव कर सकते हैं। रिसोर्स तो सबके पास मौजूद है। जैसे पीछे वाले कमरे को एक साहब ने देखा तो उन्होंने कहा यार यहाँ एक बात बताऊँ, एक अच्छा आइडिया दूँ, ऑल दो आप एजुकेशन से हैं लेकिन इस इलाके में ना स्टूडेंट्स बहुत हैं, आप पीछे एक सिनेमा हॉल दे सकते हैं, 250 के करीब बच्चा आके ना एक वक्त में मूवी देख सकता है। मूवी का टिकट रख दें आप 100 रुपये का, सैन में जो है वो 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 400 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 100 रुपये आप रख दें और दिन में 6 शो चला दें या 5 शो चला दें, और फिर पूरी कॉस्टिंग करके मुझे बता रहे थे कि एक दिन में आप कितना कमा सकते हैं। अब वाकई अगर एक जगह पे 250, चलो औसतन अगर 100 रुपये की फिल्म हो, 150 बच्चा आ जाएगा एक टाइम पे, नहीं आता 100 बच्चा आ जाएगा, एक बच्चा 100 रुपये दे देगा, एक शो कितना देगा 10,000, दिन के 5 शोज 50,000, महीने में 15 लाख, कितने के एसी लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए लगेगा एसीयों पे। प्रोजेक्टर और एसी मिलके 5 लाख की बिजली खा जाएंगे। तो अगर 10 लाख की बचत है तो किराया तो निकल आया, पूरी बिल्डिंग का किराया पीछे के कमरे से निकल आया। कुर्सियां अवेलेबल हैं, टांग पे टांग भी रखी जा सकती है इन कुर्सियों पे, ठीक है, फोम वाली कुर्सियां हैं। अच्छा, कमरे का व्यू भी वो मतलब वो उसी तरह का है कि ऐसे यूं करके एक हॉल जा रहा है सामने। अच्छा, प्रोजेक्टर भी अगर लाइट्स बंद हो तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर हो तो बेचारा लाइटें ऑन होने पे बेचारा गरीब हो जाता है। अच्छा, स्पीकर भी है वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर तो कैंटीन शैंटीन वगैरह भी साथ हो सकती है। रिसोर्सेस क्या हैं और क्या कैपेबिलिटी है। अब वो साहब जिन्होंने वो जगह देखी उनकी कैपेबिलिटी वहीं पे काम करती थी कि यार सिनेमा चला दो, हम उससे ज़रा ज़्यादा बेहतर काम वहाँ से कर सकते थे। वो भाई साहब ने उस कमरे से कितना जनरेट किया 10 लाख, हम 70 लाख जनरेट कर सकते हैं पढ़ा के। इन्होंने कैसे 150 बच्चों की 10 क्लासें डाल दें उस कमरे में। अब अगेन डिपेंड करता है कि उस रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। हमें इस काबिल होना है कि हम 10 क्लासें वहाँ 150 की डाल सकें। तो अगर 10 क्लासें उस कमरे में 150 बच्चों की हो गई तो इसका मतलब है 1500 पेपर पढ़ रहा होगा वहाँ पे। एक पेपर कितना दे रहा होगा? हम तो खैर गुर्बत सी फीस हमने रखी होती है, मैं फिजिकल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ना, जिसने ज़्यादा फीस दी होगी। चलो औसतन उसने 15,000 की फीस दे दी होगी, 1500 बच्चे ने 15,000 फीस दी हो तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 15 को 15 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 225 हो गया, फिर 2 जीरो उधर हैं और 3 जीरो वहाँ हैं, 5 जीरो हो गए। 225 के आगे 5 जीरो लगा दे, 2 करोड़ 25 लाख का रेवेन्यू वहाँ से आ सकता है। तो क्या खर्चे निकाल के हम 70 लाख कमा सकते हैं वहाँ से? वही रिसोर्स
नहीं, आपने मेरे ख्याल में खर्चे सही से नहीं निकाले। आपको अभी ये नहीं पता कि टीचर कितने महंगे लोग होते हैं। आपको अभी, ठीक है, सिनेमा जब चल रहा था तो आपने 5 लाख की बिजली लगा ली, जब क्लास चल रही है तो उस वक्त 5 लाख की बिजली नहीं लगानी, क्लास नहीं बिजली खाती। तो कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब अगली कहानी है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप उन रिसोर्स में से क्या निकाल सकते हैं। आप उस रिसोर्स से एक खास तरीके से कुछ काम करें तो आप अपनी कंपिटेंस डेवलप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां हम एक वक्त में 150 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपकी एक कंपिटेंस डेवलप हो गई कि हाँ भाई हम ये काम कर सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है रिसोर्सेज से। पहले रिसोर्सेज देखें क्या है, फिर देखें आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। आइडेंटिफाई फर्म कैपेबिलिटी, व्हाट कैन द फर्म डू मोर इफेक्टिवली देन इट्स राइवल्स। हम बाकियों से बेहतर क्या कर सकते हैं। हम 150 बच्चों की क्लास दे सकते हैं, हम इस तरह की क्लासेस चला सकते हैं। तो अगर आप अपने राइवल से ये चीज़ों में बेहतर हैं, हम कहेंगे इस सब्जेक्ट में हम अपने राइवल से बहुत बेहतर हैं और हम अपने राइवल की निस्बत ये वाले सब्जेक्ट भरे हुए चला सकते हैं, तो यू हैव कैपेबिलिटी। अब आपने देखना है कि इस कैपेबिलिटी के लिए मजीद हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए उस कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और जो कैपेबिलिटीज हैं, दोनों को मैच करने के बाद आप पहुंचेंगे कंपेटिटिव एडवांटेज पे। दरमियान में एक और वर्ड होता है विच इज कंपिटेंस। आप अपने रिसोर्स की बेस पे अपनी आहिस्ता 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 एक कंपिटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कहाँ है, एक मेन ऐसी जगह जहां मार्केट है। मैं एग्जांपल देता हूं, मार्केट में कॉलेज है स्कैंस, उनके पास एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत सी ACCA की बिल्डिंग, मेन सड़क के ऊपर है। यानी कि इस सड़क पे जो गुजर रहा है दैट इज अनोटिसेबल बिल्डिंग। जिसने भी कभी भी जिंदगी में CA ACCA के बारे में कभी सोचा होगा, जिस भी पेरेंट के जहन में कभी आया होगा, उनको ये जरूर याद होगा कि इस सड़क पे उन्होंने एक नीले रंग की इमारत देखी है जिस पे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की बातें लिखी हुई हैं। दे हैव अ रिसोर्स, दे हैव कैपेबिलिटी, लेकिन उन्होंने उसको अपनी कंपिटेंस में नहीं वो किया। स्टूडेंट है ज़्यादा CA का, ACCA में कम स्टूडेंट है। उस बिल्डिंग में जाने वाले को अगर वो कहते हैं आज जो ACCA कर लो और उनका ACCA का माइंड नहीं होता, वो हाथ से चला जाता है कस्टमर। रिसोर्स मौजूद है, कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को कंपिटेंस में कन्वर्ट नहीं किया। कितना ही अच्छा होता PRC के बैचेस शुरू कर लेते वहां किसी साइड पे करके, 25-30 बैच पढ़ा लेते हर सेशन में PRC के। तो सम टाइम आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होता है लेकिन आप उस डायरेक्शन में काम नहीं करते तो आपकी वो कंपिटेंस नहीं बन पाता। बात समझ रहे? रिसोर्स अवेलेबल होना भी काफी नहीं है। रिसोर्स के बाद ये देखना जरूरी है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी, आप उस रिसोर्स से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ ऑडिट के एक बड़े तूफानी टीचर हैं सर उसामा वहीद, ऑनलाइन में तूफान मचाया हुआ है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि यहाँ पे हम फिजिकल क्लास दें, ऊपर से मैं भी दुश्मन। तो सम टाइम यू हैव रिसोर्स बट आप कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी में मार खा जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। अब वो सुबह क्लासें शुरू होने से पहले 3 क्लासें, फिर क्वालिटी एश्योरेंस को हेड कर रहे हैं, भी आगे टेस्टिंग रिजल्ट के बाद शुरू होगी उसको हेड कर रहे हैं, CA फाइनल के वेंचर को देख रहे हैं। तो रिसोर्स अवेलेबल है बट वी डोंट हैव कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब बहुत कुछ है, आपके पास टाइम ना हो, आप रिसोर्स को इस्तेमाल ना कर पा रहे हो, आपके पास उस तरह का मैकेनिज्म ना हो, एक रिसोर्स बहुत अच्छा मौजूद हो जिसका दिल करता हो कि एक बड़ा सा बोर्ड हो जो उस दीवार से लेके इस दीवार तक और मैं उसको लिखता रहूं, और हम उसे कहीं यार ये LED AC भी पढ़ाना है तुमने, तो हमने रिसोर्स ज़ाया किया। हमने उस रिसोर्स को कंपिटेंस में शिफ्ट नहीं किया। आपके पास एक बहुत अच्छा बंदा मौजूद हो जिसको बड़ा अच्छा खाना बनाना आता हो और आप उसे कुर्सियां बनाने पे लगा दें, तो इसका मतलब आपने रिसोर्स ज़ाया किया है। बात समझ रहे? तो इसका मतलब है कि कहानी स्टार्ट होती है पहले रिसोर्सेज से, फिर आपकी कैपेबिलिटीज, कि आप क्या कर सकते हैं, आप उन रिसोर्स को अपनी कंपिटेंस बनाते चले जाते हैं, और जब वो आपकी कंपिटेंस बन जाते हैं तो फिर वो इदारे को देते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज, आपको बाकियों के ऊपर एडवांटेज मिल जाता है। तो अगर 2 इदारे मुकाबला कर रहे हैं तो दोनों के पास अगर रिसोर्स सेम है तो कहानी ये नहीं है कि रिसोर्स किसके पास कैसे हैं, कहानी ये है कि वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करता है। क्या बात समझ आई? तो जो अपने रिसोर्सेज को जितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेगा वो उतना ज़्यादा कंपेटिटिव पोजीशन में आ जाएगा, वो उतना ज़्यादा बेहतर होगा और वो अपने राइवल से उतना आगे चला जाएगा। तो रिसोर्सेज और कंपेटेंस की कहानी समझ आ रही है?
मैं आपको याद कराऊंगा, जॉनसन कॉज ने कहा था कि आपने अपनी कंपिटेंस डेवलप करनी है उन एरियाज में जो आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है। तो कंपिटेंस कैसे डेवलप होगी? अपने रिसोर्सेज को एक खास तरीके से यूज करेंगे तो आपकी कंपिटेंस डेवलप होगी, वरना आपकी कंपिटेंस डेवलप ही नहीं होगी। तो ये रिसोर्स और कंपिटेंस और ये सारी कहानी समझ आ रही है। तो हम ये कहते हैं कि पहले आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को देखते हैं कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की। जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कंपिटेंस बनती है, जिससे आपको मिलता है कंपेटिटिव एडवांटेज, जिससे आपकी स्ट्रेटेजी बनती है कि अब हमने क्या करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। स्ट्रेटेजी ये है कि हाँ ठीक है, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, अब हमने रिसोर्सेज को यूं यूं करके इस्तेमाल करना है। तो जब आप कहते हैं कि अब हम यूं इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मजीद रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रिसोर्सेज थी, जगह थी, सारा कुछ, हमने कैमरा शैमरा लगाया और एक कैपेबिलिटी डेवलप की कि हम चलती हुई क्लास को रिकॉर्ड भी करें। तो फिर जब देखा कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो कि फिजिकल क्लास से अक्सर भाग जाते हैं, उनको ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो शुक्र है हमारे पास बैकअप पे वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वो अब आपके पास आएंगे। और जब हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट आके कहना शुरू कर दें नहीं भाई हमें फिजिकल नहीं चाहिए, हमें कम्बो चाहिए, मेरे ख्याल में हमारे पास फिजिकल ओनली शायद 10-12% एडमिशन है, शायद इससे भी कम। मेजॉरिटी हमारे पास कम्बो एडमिशन है, ऑनलाइन भी उतना नहीं है, फिजिकल ऑनली भी उतना नहीं है, सबसे ज़्यादा कम्बो है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पढ़ना फिजिकल चाहता है लेकिन घर भी बैठना चाहता है, छुट्टी भी करना चाहता है। तो उसे लगता है कि वो फिजिकल पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिजिकल पढ़ ना पाए। चाहता भी है और पढ़ता भी नहीं है, उसको फिजिकल भी चाहिए, उसको ऑनलाइन भी चाहिए। तो हुआ ये कि हमने अपने रिसोर्सेज की मदद से एक कैपेबिलिटी डेवलप की, एक एडवांटेज मिल गया हमें कि हम वही बच्चे को फिजिकल क्लास भी दे रहे हैं और ऑनलाइन भी दे रहे हैं। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी बन गई कि यार ये एक अच्छा काम है, हम आइंदा से ये थ्रू आउट ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में कम्बो मॉडल दिया करेंगे। तो इसका मतलब है अब हमें मजीद रिसोर्सेज चाहिए होंगे। क्यों? मजीद कैमरामैन, मजीद बेहतर वेबसाइट, फिर ऐसी ऐप जिसके अंदर अच्छे फीचर्स हों, और आहिस्ता आहिस्ता हमें इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो होता ही है कि आप अपने रिसोर्सेज की बेस पे खास कंपेटेंस तक पहुंचते हैं, फिर उस कंपेटेंस आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है, देन आपको समझ आती है कि यार ये तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जा सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। तो फिर आपको मजीद रिसोर्स चाहिए होते हैं, मजीद रिसोर्स। एक कमरे में पढ़ाना शुरू कर दिए 150-150 करके बच्चे, गेम समझ आई यार ये तो बड़ा मजेदार काम है, और उसके बाद कहत पड़ गया उस कमरे में जनाब क्लासेस हैं और हर टीचर चाह रहा है कि वहाँ क्लास हो, हमें एडमिशन बंद करने पड़ रहे हैं, और सारे बच्चों को पता है कि हाँ भाई इनके टीचर के पास एक बड़ी जगह है, वो वहाँ पे पढ़ा सकता है। तो जब हमें पता लग गया तब हम एक और रिसोर्स बनाएंगे, वैसा मजीद रिसोर्स पे इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम कहेंगे काम करते हैं उस कमरे को डबल स्टोरी कर देते हैं, उसकी छत खाली है, उसके ऊपर उसी साइज का एक और कमरा बना देते हैं। तो होता ये है कि आप अपने रिसोर्स से जब कंपेटेंस डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि अब हमें मजीद से मजीद रिसोर्स इंजेक्ट करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिसोर्स इंजेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा एडवांटेज आएगा, और जितना ज़्यादा एडवांटेज आएगा उतना ही आपकी स्ट्रैटेजी को तकवीयत मिलेगी और आपका बिजनेस आगे से आगे ग्रो करता चला जाएगा। उम्मीद है मैं बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा। इसकी इंग्लिश डिस्कशन, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है क्या? रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू यूज एंड एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को यूज और एक्सप्लॉइट कर सकें, उससे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें थ्रू कंपिटेंस डेवलप्ड इन एक्टिविटीज, जो कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज में कंपिटेंस डेवलप हुई और प्रोसेसेस इट परफॉर्म, द वेज इन विच दीज एक्टिविटीज आर लिंक्ड इंटरनली एक्सटर्नली एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ कोर कंपिटेंस अक्रॉस एंटिटी। उन्होंने कोशिश किया कि जितनी मुश्किल अल्फाज एक साथ इकट्ठे किए जा सकते हैं वो लिख दें। इसीलिए इसको समझाने के लिए डायग्राम बताई थी कि आप अपने रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं अपने प्रोसेसेस के अंदर उन रिसोर्सेज को झोंक के कोशिश करते हैं कि आप इस तरह के आ जाएं कि आप एक बेहतर कंपिटेंस अचीव कर लें। कंपिटेंस की खास किस्म कोर कंपिटेंस है, मैं थोड़ा सा आगे जाकर उसका जिक्र करूंगा। इस तरह से करें, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, उन्हें समझ आया कि ये तो किसी को नहीं समझ आएगा, तो उन्होंने कहा इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू यूज इट्स कोर कंपिटेंस टू क्रिएट कंपेटिटिव एडवांटेज। अपनी मेन कंपिटेंस को यूज करके कंपेटिटिव एडवांटेज लें। कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे आता है? सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कंपिटेंस और कैपेबिलिटी से आता है। आप अपने रिसोर्स से जो कंपिटेंस और कैपेबिलिटीज बनी है उनको सही से मैनेज करेंगे तो फिर आप को समझ आएगा कि ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि रिसोर्सेज कंपिटेंस की डेफिनेशन अभी नामुकम्मल है तो ये बात थोड़ी सी
अधूरी सी रह गई है। इसको यहाँ पे होल्ड करके हम आगे जाते हैं, जब आगे की कहानी समझ आएगी तो पलट के आगे से देखेंगे तो ये भी समझ आ जाएगा। क्या रिसोर्स और कंपिटेंस समझ आ रहा है? क्या फ़र्क है रिसोर्स में और कंपिटेंस में? रिसोर्सेज वो वसाइल हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं या अवेलेबल हो सकते हैं। कंपिटेंस इज एबिलिटी टू डू समथिंग, कि आप उन रिसोर्सेज से, वही बात है कि उस कमरे को किराए पे दिया जा सकता है सैनमे के तौर पे, और उस कमरे में क्लासें पढ़ाई जा सकती हैं। तो रिसोर्स है, एक कंपिटेंस ये हो सकती है कि हम इस इलाके के सबसे बेहतरीन सैनमा बन जाएं, और एक कंपिटेंस ये है कि हम इस इलाके के सबसे बेहतरीन जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो बन जाएं, ट्यूटर्स बन जाएं। तो हम अपने रिसोर्सेज से कंपिटेंस अलग अलग तरह की अचीव कर सकते हैं। दरमियान में फिर हमारी वो वाली डिस्कशंस आई थी, इसको इग्नोर करते हुए हम आगे चलते हैं। आज रिसोर्सेज और कंपिटेंस पे बात करते हैं। रिसोर्स कोई भी एसेट, कोई भी प्रोसेस, कोई भी स्किल या कोई भी आइटम ऑफ नॉलेज जो कि एंटिटी कंट्रोल कर रही है। इतने बड़े बच्चों को ये बताना तो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स किसे कहते हैं। रिसोर्सेज आपके पास क्या है, क्या क्या कुछ रिसोर्स में काउंट होगा। हमारे इदारे के लिए हमें बताएं, मैं किस किस चीज़ को अपने रिसोर्सेज की लिस्ट में शामिल कर सकता हूँ। हमारे पास जो फर्नीचर है ये हमारा रिसोर्स है, ओके। जो टीचर्स हैं ये हमारा रिसोर्स है। किराए पे ली हुई बिल्डिंग ये हमारा रिसोर्स है। कैमरा ये हमारा रिसोर्स है। अगर नेम हमने बाकायदा रजिस्टर कराया हुआ है, उसको ख़ास तौर पे हमने एक ब्रांड के तौर पर रजिस्टर कराया है, वो भी एक रिसोर्स है। एक इमेज जो कॉलेज से कनेक्टेड लोगों का है, जो क्वेश्चंस का एक पूरा बैंक है हमारा, वो मतलब वो रिसोर्स जो कि मतलब बड़े अरसे बाद किसी से सुना, अच्छा लगा। मैं इन सारी चीज़ों से बड़ा रिसोर्स उसको मानता हूँ जो हम लोगों ने अपने एकेडमिक काम किए हुए हैं, जो हमारे पास नॉलेज बैंक इकट्ठा है, जिसमें हमने पास पेपर्स, मतलब आई कैप को भी अभी अपने पुराने सोल्यूशन नहीं मिलते जितने हमारे पास पड़े हुए हैं। अभी फाइनल की उनकी किताब अपडेट करके उनके वो वाले सवाल भी ऐड किए हैं जो उनके डेटाबेस में भी वो उन्होंने कब के उड़ा दिए थे, और मैं बचपन से डाउनलोड कर करके और अपने पास पूरा डाटा बनाता आ रहा था। 2009 से आई के अपने कैफ में 2009 के ऑटम से सोल्यूशन देने शुरू किए थे, और सीए फाइनल में समर 2008 से सोल्यूशन देने शुरू किए थे। अब उनकी वेबसाइट पे भी नहीं मिलता है। और तो इस तरह के डाटा बैंक जो कि जगह जगह इस्तेमाल हो सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा यूजफुल डाटा जनरेट होता है। और आईटी सिस्टम और ऑनलाइन जो सिस्टम है, ऑनलाइन लर्निंग, मतलब लर्निंग भी एक रिसोर्स होता है। आपकी नॉलेज बेस के आपने क्या क्या कुछ सीखा हुआ है वो एक रिसोर्स होता है। लाइट्स, एसी, इसका मतलब है रिसोर्स में कुछ फिजिकल रिसोर्स हमारे जहन में आ रहे हैं। और कोई रिसोर्स आपको लगता है कि हमारे पास और कोई रिसोर्स जिससे हम, टीचर्स के पास जो कलेक्टिव नॉलेज है और टीचर्स का जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, समटाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी वो फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहता है सर नई स्कीम आ गई, बताएं बच्चा डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। वो कहता है यार मेरे सामने 4 दफ़ा नई स्कीम आई है, सन 2013 में, सन 2000 फलाना में, सन 1900 फलाना में, सन 1900 फलाना में। उस वक्त ऐसा हुआ था, उस वक्त ऐसा हुआ था, उस वक्त ऐसे हुआ था, तो इस दफ़ा क्या कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे। और बाद में वैसे हो जाता है तो कहते हैं लो जी टीचर की भविष्यवाणी सही साबित हो गई। अब बेसिकली वो उसका कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है जो इतने अरसे से वो एक इदारे के साथ चल रहा होता है, तो ये भी एक रिसोर्स है। एम्बेसडर्स जो हैं, जो अक्सर कॉलेजेस ने एम्बेसडर प्रोग्राम रखा होता है, वो रिसोर्स होते हैं। हमारा रिसोर्स है सीना बसीना मार्केटिंग। हमारा रिसोर्स है हमसे पढ़े हुए सेटिस्फाइड जेन्युइन असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हुए स्टूडेंट। ये सारे अल्फाज ज़रूरी हैं क्योंकि एक अलग फेक दुनिया भी होती है जहाँ पे एक अलग ही, मतलब उस दुनिया में अब तक रिजल्ट कई दफ़ा आ चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ इदारों के लिए वो भी रिसोर्स होगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या वो किया हुआ है। कॉलेजेस खर्चते हैं बाकायदा। आपको महसूस नहीं होता कि किसी खास ग्रुप पे किसी खास कॉलेज का ऐड बहुत आता है, किसी खास ग्रुप पे किसी खास टीचर का ऐड बहुत आता है, और वहाँ आप किसी दूसरे टीचर का नाम भी दे दें वो पोस्ट गायब हो जाती है, वोट कर दें वो वोट ख़त्म हो जाते हैं। तो बाकायदा वो कॉलेजेस के भी रिसोर्स होते हैं। कॉलेज को भी पता होता है कि हाँ भाई हमने इस वाले मीडिया विंग पे इतना खर्च करना है, इस वाले मीडिया विंग पे इतना खर्च करना है। तो अगर आपको कभी एक ही दिन में एक ही कॉलेज की 10 पोस्टें नजर आए तो एडमिन धड़ाधड़ अगर अप्रूव कर रहे हैं तो फिर सारे कॉलेज क्यों नहीं पोस्ट कर देते। तो हो सकता है सारे कॉलेज पोस्ट करते हो, अप्रूव किसी की होती हो, तो अप्रूव किसी की क्यों होती है?
या किसी पेज के ऊपर अगर एडमिन्स में आपको कोई कॉलेज वाले नजर आ जाएं तो भी कहानी समझ आ जाती है। तो वो उनका रिसोर्स है, यस, उनको मान होता है उस पर। यानी वो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, वो हमें कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो और फिर हम आपको बताते हैं। मतलब एक दफ़ा एक जगह एक इसी तरह सोशल मीडिया वाले साहब से डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा जी आप पोस्टें वगैरह लगाते हैं, उस पर लाइक शाइक ही नहीं वो होता, आप हमें बताएं, हम उस पर लाइक्स दिलवाएंगे। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आप 1000 रुपये स्पेंड करें फलाना पोस्ट पे तो 1000 लाइक मिलेगा। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल दी उन्होंने, और एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट पे लगा दी और उसके ऊपर पेड प्रमोशन चला दी। 3 दिन बाद उस पर 1000 लाइक आए हुए थे। जब जाके देखा तो लाड़काना में बैठा हुआ एक बंदा जो कि शायद 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसने लाइक किया हुआ था। तो अफ्रीका में बैठा हुआ एक और बंदा को राना टोंगा जो कि पता नहीं उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, अब पता नहीं वो फेसबुक वाले उसको ऐड क्या दिखाते हैं, वो गरीब लाइक कर बैठता है। तो ये सोशल मीडिया इस तरह से बड़ा ज़्यादा काम करता है। लेकिन बहरहाल मतलब उन्होंने शर्त लगाई थी कि इस पे 1000 लाइक आ जाएंगे, और मुझे याद है कि वो 3 दिन, उन्होंने कहा था 3 दिन में आ जाएंगे। 3 दिन पूरे होने में ना चंद घंटे थे, तो मैं मजाक उड़ा रहा था। मैंने कहा अब 996 लाइक रह गए, 4 लाइक तो आ चुके हैं, और टाइम पूरा हुआ उस पर 1000 लाइक आए हुए थे। तो अगेन ये सोशल मीडिया को हैंडल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल पीटीआई के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है उनका सोशल मीडिया हैंडलिंग की जो टीम है। सोशल मतलब उसको इतने पॉजिटिव तरीके से, एक ही बयानियाँ हो लेकिन वो बड़े पॉजिटिव तरीके से लेके चलते हैं। मतलब एक इवेंट होने से पहले, यानी कि फैसला आने से पहले उसके खिलाफ पोस्टें भी बनी हुई होती हैं, उसकी फेवर में भी पोस्टें बनी हुई होती हैं। तो सम टाइम वो भी रिसोर्स होता है, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते, लेकिन बहरहाल दैट इज़ अ रिसोर्स। मतलब और कुछ नहीं तो मेरे लिए मेरा फेसबुक का अकाउंट एक रिसोर्स है कि अगर उस पर 17-18 हज़ार फॉलोवर हैं, को 5000 फ्रेंड है और 5000 फ्रेंड्स ऊपर की लिमिट खत्म हुई हुई है, तो अगर मैं वहाँ एक पोस्ट करता हूँ तो वहाँ फ़ौरन से एक रीच मिलती है। वो किसी व्हाट्सएप किसी सोशल मीडिया के ग्रुप में रीच नहीं मिलती। मैं किसी बहुत ही फेमस तरीन ग्रुप्स में भी पोस्ट डाल दूँ तो वहाँ 200 लाइक मिलेंगे, अपने पेज से करूँ वहाँ 900 लाइक मिल जाएंगे। तो मेरे लिए मेरा जो वो है फेसबुक का आईडी मेरे लिए रिसोर्स है। मेरे लिए वो ईमेल आईडी जो तबाह हो चुका है वो मेरा रिसोर्स होता था। बच्चे हर दिन बेतहाशा रब्ता करते थे और बेचारा करप्ट हुआ हुआ है। जी रिसोर्स समझ आ रहा है। जो पेजेस हैं वो टीम वाले मैनेज करते हैं, जो मेरा अकाउंट है वो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और उसमें भी मैं सब जगह पे नहीं जा पाता। नॉर्मली क्या होता है कि नोटिफिकेशन में गए, कहीं किसी ने टैग कर दिया तो उस पोस्ट पे चले गए, वरना तो मतलब फेसबुक के कचरे में उतर जाए तो फिर उससे वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं नॉर्मली जाता हूँ, खबर फेंकता हूँ, जल्दी से भाग आता हूँ कि गया लो जी पोस्ट रिजल्ट शुरू हो रहा है, अनाउंस किया और भाग आया। हाँ समटाइम क्या होता है कि मैं पोस्ट करते हुए किसी ना किसी अगर टैग डाल देता हूँ कि स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस ये काम करने लगा है, तो वो पेज को टैग हो जाता है। फिर आगे से पेज पे से कोई ना कोई बंदा जाके वहाँ स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस या CMADZ या किसी भी नाम से वो फिर आगे से रिस्पॉन्स देने शुरू कर देते हैं। जो बीच में क्यूरीज आती है, उन्हें पता होता है सर तो करके भाग गए होंगे, अब सर 2 दिन बाद देखेंगे कि वो 2 दिन से क्या चल रहा है। इंसानी लिमिटेशंस भी है ना, और अच्छा उस दुनिया से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आप लोगों को तो ज़रा फन टाइम लगता है जी, कुछ चक्कर नहीं, मैं पब्लिक हो चुका हूँ। मेरा फ़ोन नंबर भी जो है ना, वहाँ वो फ़ोन नंबर ना बच्चों के उठा पाता हूँ ना घर वालों के उठा पाता हूँ, वो गरीब साइलेंट होके वहाँ साइड पे पड़ा हुआ होता है। जी अब अगेन रिसोर्स में क्या होगा, जो आपके कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, मतलब वो आपके रिसोर्स हैं कि ठीक है आप किसी से बात करें तो वो आपकी बात सुन लेता है, या आपको भरोसा होता है कि हाँ ठीक है यार इन लोगों को मैं टीम में कहूँगा तो ये लोग टीम में कनेक्ट हो जाएंगे। तो रिसोर्स आर एवरीथिंग, ऑल टाइप ऑफ एसेट्स। जी बिल्कुल। अब अगेन अब पॉइंट क्या है, रिसोर्स और कैपेबिलिटी। मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब मुझे बहुत सारे लोग आके, बस पिछले दिनों मुझे कोई नोटिस आया हुआ था तो मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा नोटिस आया हुआ है बिलावज नोटिस भेज देते। उन्होंने कहा सर आपका फलाना स्टूडेंट तो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ है, फलाना स्टूडेंट फलाना जगह पे है, फलाना स्टूडेंट इस फर्म को हेड कर रहा है, जो कि देखते ही टैक्स के मैटर को आप उसे कह दे। अब मुझे नहीं पता, अब इसका मतलब है मेरे पास रिसोर्स है, मेरे से पढ़े हुए हजारों वो लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, बट आई डोंट हैव कैपेबिलिटी कि मैं उनके नेटवर्क को इकट्ठा करूं और उनसे मैं कहूं हाँ भाई मुझे ये काम है ज़रा मेरी हेल्प कर दोगे। तो इसका मतलब है कि रिसोर्स वाली साइड कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर है कैपेबिलिटी वाली साइड, कि मुझे नहीं पता कि मैंने उन लोगों से कमर्शियल एडवांटेज कैसे लेना है, क्योंकि मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं।
कि अगर एक बच्चा पढ़ के गया होगा तो जिंदगी में कभी मैं पलट के उससे कहूंगा यार तुम्हारी मुझे मदद चाहिए, मैं गाड़ी लेनी है, तुम उस कंपनी में बैठे हो, मुझे 10% डिस्काउंट दिलवा दो। हो सकता है वो दिलवा भी दे, लेकिन अगेन मतलब वही बात है कि यहाँ मेरी कैपेबिलिटी में मसला आता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, ये चीज़ करनी नहीं आती। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपके कनेक्शंस हैं, इतने सारे लोग जो आपसे पढ़ के गए हैं और वो सारा कुछ है वो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो लाइफ में वो काम आ सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है? अभी वो स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरी एक पोस्ट देखी और एक बच्चा जो कि 7 साल पहले मेरे से पढ़ के गया था, उसने पोस्ट देखी सर बिजनेस लॉ का बैच दे रहे हैं, और उसने सुबह ही सुना था कि उसका कजन सोच रहा है कि मेरे से बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा जा रहा, तो कह गया यार वो आब्दी साहब की पोस्ट देखी है, जाके उस पोस्ट पे जाके देखो, नंबर दिया हुआ, राब्ता कर लो। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे फेसबुक पे अलग से मार्केटिंग नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। तो जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है जो ओवर द टाइम आपको खुद ही से बेनिफिट दे देता है। तो वो जो पुराने कॉलेजेस होते हैं, जो जितने पहले से अरसे से चला आ रहा होता है, उतना ही उसका पीआरसी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका एक पुरानी बेस बनी हुई होती है, बेस ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट जो उससे पढ़ के जाते रहे होते हैं। मतलब अगर हम आए और हमारा पीआरसी ना बने तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वो कलेक्टिव वो वाला एजुकेशनल एक्सपीरियंस नहीं है जो कॉलेजेस को लेके चलने वाला होता है। जी, रिसोर्सेज में इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज को कई कैटेगरी बना सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, आपके मैनेजर्स, लीडर्स, आपके एम्प्लॉइज, फिजिकल रिसोर्स जो सामने सामने टेंजिबल एसेट नजर आ रहे हैं। जो रिसोर्स आप लोगों ने नहीं जिक्र किया, मैं हैरान रहा, फाइनेंशियल रिसोर्स। पैसे भी तो चाहिए, इदारा चलाने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा इंजेक्शन करनी है, वो किसी को नहीं है। मतलब जो सबसे बड़ा दुख है वो किसी को नज़र नहीं आता है पीछे वाले कमरे से आपने 70 लाख रुपए तो कमा के दे दिए, उस पर अगर करोड़ से ऊपर लग गया तो वो किसी को नज़र नहीं आया। उस पर वो 50 फुट गहराई का कमरा है, तो उसमें वो 50 फुट की कॉइल ऐसे करके डालो, वो अगले पॉइंट तक जाके ख़त्म। तो 10 ऐसे करके तारें डालें तो वो ख़त्म हो जाएगी। वहाँ के एक एसी से एक डग बाहर तक पानी अगर लेके आ जाए तो उसी के ऊपर 18,000 रुपये लग जाता है, जो सोचता भी कोई नहीं है। जी, उन्होंने कहा ये तो इजीली अवेलेबल था ना, ये तो पैसे तो आपके पास खुले पड़े हुए होंगे ना, ये तो पता नहीं कहाँ से आप लोग सोच लेते हैं। खैर, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा याश और फजूल खर्च नहीं रहा, तो मेरे पास बहुत अरसे से बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए थे, तो अब मैंने याशियाँ करनी शुरू कर दी। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये अगेन आपके वो नॉलेज, आपके पेटेंट्स, आपके ब्रांड नेम, यानी कि जो नहीं नज़र आ रहे। तो टेंजिबल, इनटेंजिबल, फाइनेंशियल, एचआर, कई तरह के आपके एसेट्स हो सकते हैं, कई तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। किताब ने एक और जगह पे भी रिसोर्सेज की लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, वो आपको दिखाऊंगा तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ने ज़्यादा पढ़ा दिया। कहें तो दिखा दूँ? चलें, उस वक्त बता दूंगा कि ये वो उस वक्त जिक्र हुआ था, अब आपने खुद पढ़ लेना है। रिसोर्स हमें समझ आया। अब रिसोर्स में क्या होगा, कुछ थ्रेशोल्ड रिसोर्स हैं, कुछ यूनिक रिसोर्स हैं। थ्रेशोल्ड रिसोर्स, मुझे कॉलेज शुरू करना है तो कुर्सियां तो चाहिए, कुर्सियां लिए बगैर कॉलेज नहीं शुरू हो सकता, बोर्ड लगाए बगैर कॉलेज नहीं शुरू हो सकता, एक जगह किराए पे लिए बगैर फिजिकल कॉलेज शुरू नहीं हो सकता। तो एक मिनिमम रिसोर्स तो मुझे चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, नॉट उस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। आपको एक कम से कम रिसोर्स चाहिए, यानी कि जो भी बिजनेस आपस में compete कर रहे हैं उन बेचारों की मजबूरी है कि कम से कम उतने रिसोर्स होंगे तो काम चलेगा, वरना तो काम ही नहीं चल सकता। वो कम से कम कहलाते हैं थ्रेशोल्ड रिसोर्स, वो रिसोर्स दैट एन एंटिटी नीड्स इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दैट इंडस्ट्री। उस चीज़ में वो मिनिमम वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जिनके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पीआरसी के एक्सपीरियंस ना हो, चल जाएगा कॉलेज, लेकिन मेरे पास कुर्सियाँ ना हो तो कॉलेज नहीं चलेगा। मेरे पास बोर्ड ना हो, नहीं चलेगा। मेरे पास कैफ के टीचर्स ना हो, नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि कम से कम मिनिमम कुछ रिसोर्सेज आपको चाहिए जिससे आप बिजनेस शुरू करें, या जो बिजनेस के लिए आपको चाहिए। फिर उसमें एक एडवांस फॉर्म होती है कि आपके वो यूनिक रिसोर्सेज जो बाकियों के पास नहीं है। कम से कम 2 अकाउंटिंग के टीचर होने चाहिए, मिनिमम रिसोर्स है, लेकिन यूनिक रिसोर्स नहीं है। सारे ही कॉलेज के पास कम से कम 2 अकाउंटिंग के टीचर होंगे। फिर अकाउंटिंग का एक ऐसा टीचर हो जिससे बस लोग सिर्फ उसी से पढ़ना चाहते हैं और किसी से ना पढ़ना चाहते हो, तो हम कहेंगे यस, अब ये एक यूनिक रिसोर्स है। ये वो यूनिक रिसोर्स है जो हमारे कंपेटिटर के पास ना हो। तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज में 2 कैटेगरीज हो गई। मिनिमम, कम से कम वो रिसोर्स जिससे आपने बिजनेस शुरू करना है, वो है आपका थ्रेशोल्ड रिसोर्स। और वो रिसोर्स जो कि आपको आगे ले जाएगा, वो रिसोर्स जो आपको कंपेटिटर से बेहतर कर देगा, वो आपका होगा यूनिक रिसोर्स। यूनिक रिसोर्स डाइवर्ट भी हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो यूनिक रिसोर्स है, इसमें
क्या आप उसको कंपेटेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। सम टाइम आप अपने यूनिक रिसोर्स को उस तरह की कंपेटेंस में ले जाते हैं कि वो वाली कंपेटेंस फिर किसी और जगह डेवलप नहीं हो पाती। एक यूनिक रिसोर्स है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, लेकिन उसको कंपेटेंस में आप तब डेवलप कर सकेंगे जब आप उस रिसोर्स को सही से इस्तेमाल करें। रिसोर्स की एक अजीब सी फरमाइश है, मुश्किल सी फरमाइश। वो मुश्किल फरमाइश सुन ली किसी ने, वो रिसोर्स बन गया उनकी कंपेटेंस। अब जब तक कोई और वो वाली फरमाइश नहीं सुनेगा, उस रिसोर्स को वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। भाई एक डॉक्टर है, वो कहता है कि मैं तभी आऊंगा जब कम से कम 100 मरीजों का फ्री इलाज करेंगे। अब वो रिसोर्स है, यूनिक है, वो आपकी कंपेटेंस कब बनेगा? जब आप कम से कम 100 मरीजों का इस तरह से वो करें, और एक ऐसा काम जो आपके कंपेटिटर ना कर सकें, आप फिर वो करें, तो फिर वो यूनिक रिसोर्स को आप कंट्रोल कर सकेंगे। रिसोर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कंट्रोलेबल नहीं होता है। तो फिर क्या करें, बिजनेस कैसे करें? अगर रिसोर्स आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास। अगर ये कुर्सी हमसे बेहतर कोई ले आए, अगर ये एसी ज्यादा ठंडक वाले कोई लगा ले, अगर कमरे में 2 एक्स्ट्रा बल्ब लगा दे कोई, तो इसका मतलब है थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हम करते रहें। लेकिन क्या ये कॉपीएबल नहीं है? ये कॉपीएबल है। अच्छा, हमारे पास एक बड़ा अच्छा टीचर हो, फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो किसी और के पास भी आ सकता है, या वो हमारे टीचर भी ले जा सकते हैं। तो फिर हमारी बचत कहाँ है? हमारे इदारे का वो कौन सा रिसोर्स है जो दूसरे नहीं लेके जा सकते? तो सर्विस सेक्टर में द बेस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज जो आपके पास होता है इज दैट कि वही सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। वो कॉलेज हमेशा ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्सेसफुली चल रहे होते हैं जिसमें सर्विस प्रोवाइडर ही एंटरप्रेन्योर होता है। वो हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर लीड कर रहा होता है वो ज़्यादा चलते हैं। वो लॉ फर्म जो कि कोई खास लॉयर लीड कर रहा होता है वो दूसरी लॉ फर्म से ज़्यादा बेहतर चल रही होती है। वो ऑडिट फर्म जिसमें एक मेन प्लेयर होता है वही सारे ज़्यादा क्लाइंट्स लेके आता है वो ज़्यादा बेहतर चलती है। वो कॉलेजेस जो टीचर चला रहे होते हैं वो ज़रा ज़्यादा पायदार होते हैं। बन सकता है, डॉक्टर ही तो बनता है। असल में आप हमारी फील्ड में ना, तो आपको हमारी फील्ड के डायनामिक्स नजर आ रहे हैं। डॉक्टर को जल्दी समझ आ जाती है कि गेम वो चला रहा है। टीचर फिर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मासूम होता है, डाउन टू अर्थ होता है, वो नहीं इतना आगे बढ़ के इतना एंटरप्रेन्योर बन जाता है। डॉक्टर तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप देखें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो हॉस्पिटल्स हैं या ज़्यादा जो लीडिंग हॉस्पिटल हैं वो होते हैं जो डॉक्टर्स ने बनाए होते हैं। बल्कि एक तो हॉस्पिटल का नाम ही डॉक्टर्स हॉस्पिटल है। तो वो होता यही है कि जब सर्विस प्रोवाइडर को समझ आ जाता है कि ही इज़ द प्लेयर, तो वो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है। जब वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है तो भी फारिग हो जाता है। अगर वो अपनी डॉक्टरी छोड़ के मैनेजरी शुरू कर देगा तो 4 और डॉक्टर आके उसको फारिग कर देंगे। तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सर्विस प्रोवाइडर भी होना है, एंटरप्रेन्योर भी होना है। फिर रातों में बैठ बैठ के अकाउंट्स देखेगा और दिन में 8-10 घंटे की क्लासें पढ़ाएगा, तो वो फिर डबल मजदूरी करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स यूनिक और थ्रेशोल्ड। अब यूनिक रिसोर्स कहाँ से आ सकते हैं? हो सकता है कोई खास रॉ मटेरियल है जिसकी एक्सट्रैक्शन के सिर्फ आपके पास राइट्स हो। पता लग जाए जी पूरे पाकिस्तान में फलाना तरह की धात निकालने का इख्तियार सिर्फ फलाना के पास है, फलाना तरह का कोर्स सिर्फ फलाना तरह का कॉलेज पढ़ा सकता है, फलाना तरह का ऑपरेशन करने का इख्तियार सिर्फ फलाना तरह के हॉस्पिटल के पास है। तो अगर इस तरह का कोई आपको खास ओनरशिप मिल जाए, कोई खास आपकी लोकेशन ऐसी हो कि आपको अपनी लोकेशन का एज मिल जाए। समटाइम पता लगता है कि एक बड़ी सी मार्केट में एक छोटी सी कॉर्नर की दुकान होती है और वो कोई छोड़ना नहीं चाहता और उस दुकान के लिए लोग 10 करोड़ देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि वो लोकेशन एक अपने अंदर एक यूनिक रिसोर्स बन गया होता है और उस लोकेशन पे जो बिजनेस करता है उसका बिजनेस चल पड़ता है। आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये चेंज ओवर टाइम हो सकता है। जैसे हमने कहा ना कि आपके टैलेंटेड एम्प्लॉय बड़े ज़बरदस्त हैं, कंपेटिटर उनके पास पहुंच गए। हो सकता है आप एक खास प्रोडक्ट बना रहे हैं, खास तरीके से कंपेटिटर्स को भी बनाना आ गया। तो यूनिक रिसोर्स का ये मतलब नहीं है कि वो कॉपी नहीं हो सकता। ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो रिसोर्स आपसे छीन भी सकता है कोई। तो क्या रिसोर्स की कहानी में समझ आई? रिसोर्स इज व्हाट यू हैव, जो सबके पास होते हैं। एक मिनिमम रिसोर्स है जो बिजनेस करने के लिए चाहिए और यूनिक रिसोर्स है जो बाकियों से बेहतर है। जैसे बिल्डिंग सबके पास है, नीली बिल्डिंग एक ही के पास है,
वो यूनिक रिसोर्स है, मतलब एक आइकॉनिक बिल्डिंग है कि समझ आता है कि यार ये तो कोई अकाउंटिंग का पता नहीं क्या करा रहे होंगे। अब वो उस यूनिक रिसोर्स से कंपिटेंस डेवलप ना कर सकें, वो फिर मैनेजमेंट की। हाँ, अब अगेन वही वाली बात है ना कि अब आप अपने उस यूनिक रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकें। भाई इस बिल्डिंग में पहले भी तो आरईटी चल रहा था, इस बिल्डिंग से जो कुछ पोटेंशियल निकाला जा सकता था निकाला ही नहीं। अक्सर लोगों के जहन में है कि ये बस एक फ्लोर पे बनी हुई बिल्डिंग है, अच्छी खासी बड़ी स्पेस है। वो एक स्टूडेंट मिला है, उसने कहा सर वो आप जिस कॉलेज से हैं वो तो बहुत बड़ा कॉलेज था, ये तो बड़ा छोटा सा कॉलेज है। तो फिर मैंने उसे बताया कि भाईजान यहाँ उससे ज़्यादा स्पेस है, से बिल्डिंग की शक्ल से पता नहीं लगता। भाई एक बिल्डिंग जिसमें आप एंटर हो इतनी बड़ी खाली जगह हो एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे भी लंबी सी गैलरी दी हुई हो, फिर वो अलग अलग फ्लोर्स पे बनी हुई हो, और फ्लोर पे 5-6 ऐसे कमरे हैं जो कभी इस्तेमाल ही ना हो पाते हो क्योंकि वो तो छोटे कमरे हैं और जुड़ भी ना पाते हो। तो मैंने कहा भाई वो उस बिल्डिंग में 3 कमरे इस्तेमाल हो रहे थे, इस बिल्डिंग में हम 7 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें मजीद फैलने की गुंजाइश भी है। तो समटाइम क्या होता है कि आपके पास रिसोर्स होता है लेकिन आप उस रिसोर्स को सही से इस्तेमाल नहीं करते। तो अब इस सड़क पे बिल्डिंग होना बहुत ज़बरदस्त है, ये यूनिक रिसोर्स है, ये अल्लाह की तरफ से किस्मत से इत्तफाकन ही अचानक से ये कॉलेज वाली अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैं कभी भी नहीं सोच रहा था कि मैं इस मेन सड़क पे आऊँगा, ये तो मेरे बजट से बहुत ऊपर थी। मैं तो पीछे कहीं जो है वो हल्का सा एक गरीब सा एक सेटअप करना था, कोई एक आध कनाल का, उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके और हल्की सी फिजिकल सेंस देनी थी और मैंने ऑनलाइन करनी थी। तो अब रिसोर्स है लेकिन अगर रिसोर्स गलत इस्तेमाल किया तो फिर जुल्म होगा। तो मतलब वही बात है कि सिर्फ बिल्डिंग काफ़ी नहीं है, यू मस्ट हैव कैपेबिलिटी कि आप उस बिल्डिंग से बेनिफिट ले सकें, उस बिल्डिंग से सही से इस्तेमाल भी कर सकें। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं, कंपिटेंस। रिसोर्स और कंपिटेंस में फ़र्क समझ आ रहा है? रिसोर्स है वो ब्लू बिल्डिंग, लेकिन क्या वो ब्लू बिल्डिंग सीए के लिए कंपिटेंस बनी? नहीं बन सकी। रिसोर्स है आईकेप की तरफ से मिलने वाला आरईटी का सर्टिफिकेट, लेकिन क्या वो उतना काफ़ी है कि आपका कॉलेज मशहूर हो जाए? नहीं। फिर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इसी तरह से कंपिटेंस इज़ वो एक्टिविटीज़ या प्रोसेस जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ जो आप बाकियों से बेहतर कर सकते हैं वो आपकी कंपिटेंस कहलाएगी। अगेन कंपिटेंस में फिर 2 लेवल हैं, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस और कोर कंपिटेंस। थ्रेशोल्ड कंपिटेंस जो कम से कम कंपिटेंस आपको चाहिए ही चाहिए लोगों को सर्व करने के लिए, और कोर कंपिटेंस क्या होगी? जो आपकी मेन कंपिटेंस होगी, जो आप के कंपेटिटर्स के पास नहीं होगी। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, रिसोर्स और कंपिटेंस का फर्क समझ आ रहा है? रिसोर्स किसे कहते हैं? जो अवेलेबल है, और कंपिटेंस क्या है? उन रिसोर्सेज को यूज करके हम कर क्या सकते हैं। तो अगर रिसोर्स को कंपिटेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इट मींस यू डोंट हैव कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी क्या है? अपने रिसोर्स को कंपिटेंस में कन्वर्ट करने का नाम। जैसे भाई ने कहा आपके सर कनेक्शन होंगे, यस मेरे कनेक्शन है, लेकिन अगर मैं उसको इस्तेमाल ना कर सकूं, कंपिटेंस ना बना सकूं अपनी, उसकी वजह से बिजनेस एडवांटेज ना उठा सकूं, तो इसका मतलब है मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, मुझे अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करना नहीं आया। मेरे पास फेसबुक का अकाउंट बहुत अच्छा था लेकिन मैंने उस पर रीलें उस तरह से नहीं चलाई, शायद आज तक एक दफ़ा रील बनाई है इसी की, ये जो मेरे ख्याल में शायद एक ही दफ़ा, यही जो कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट जो है ना उसकी वीडियो थी, तो मुझे किसी ने कहा भाई रील बना दें, वो रील में फ़ायदा होता है, तो पता लगा उसी को ही बस उठा के ख़ास फॉर्मेट में डालते हैं तो वो रील बन जाती है। तो वो अब वही बात है कि रिसोर्स मौजूद था, फेसबुक का अकाउंट मौजूद था, चलने वाला अकाउंट था, लोगों से देखते थे, बट मुझे नहीं पता था कि रील इज़ दैट टाइप ऑफ वीडियो जो ज़्यादा रीच होती है, जिसकी मैं ये समझता था कि वो जो सामने वीडियोस आती हैं वो ज़्यादा, पता ही लगा कि दुनिया जो है वो आजकल टाइम ही बड़ा कम है, वो ऐसे 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 करके मोबाइल पे यूँ घुमाते रहते हैं। तो वो अब क्या कहते हैं, जो यूट्यूब वाले हैं वो भी शॉर्ट्स पे आ गए हैं, फेसबुक पे भी ये स्टोरीज और रील्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। इंस्टा का मुझे नहीं पता, उस इंस्टा पे मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट बना हुआ है इसकी वजह से, शायद फेसबुक की वजह से। जी, लोग बिजी बहुत हो गए हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा पोस्टें देखनी होती हैं कि वो किसी एक पोस्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगवा पाते, अटेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया है। तो इसमें कोई
अचंभे की बात नहीं है कि एक क्लास जिसमें रजिस्टर्ड बच्चों का आधा भी फिजिकली आके नहीं बैठता, क्योंकि उनको टीचर बहुत स्लो लगता है। वो बैठे बैठे कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको मैं 1.5 पे किसी तरह से चला दूं, और फिर कहते हैं नहीं चलता, ठीक है मैं घर बैठ के इसको 2 पे चला के देखूंगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो थ्रेशोल्ड कंपेटेंस, वो कंपेटेंस जो आपको एक चाहिए, इतनी सफिशिएंट कि आप कस्टमर की नीड पूरी कर सकें, ये वो मिनिमम कैपेबिलिटीज हैं जो कि आप गिवन मार्केट में आप कम से कम दे सकें। अब अगेन ये ऐसी हैं जो इजी टू इमिटेट हैं, जिनको कॉपी करना थोड़ा आसान है। तो कोर कंपेटेंस क्या होगा? वो चीज जो आप बाकियों से बेहतर वो कर रहे हैं। आपने एक जगह से चने खरीदे, ये रिसोर्सेज है, चने खरीदने के पैसे होने चाहिए और अच्छे चने होने चाहिए। तो दो बिजनेसेस ने पैसे खर्चे और दोनों ने अच्छी जगह से चने खरीदे। दोनों को कम से कम वो चने पकाने आने चाहिए। दोनों ने पका दिए, लेकिन एक जगह रश ही रश और दूसरी जगह बहुत ही कम लोग। क्योंकि एक चनों को बनाते हुए उसमें कोई खास किस्म का खोया खास तरीके से खास लेवल ऑफ हरारत पे मिक्स करता है जो किसी को नहीं समझ आता। ये उसकी कोर कंपेटेंस है कि उसको जैसे चने बनाने आते हैं वो पूरी मार्केट में किसी को नहीं आते, तो लोग धड़ाधड़ उसके पास आ रहे हैं। तो कंपेटेंस तो दोनों इदारे में है, साथ वाले को भी चने बनाने आते हैं, इसको भी चने बनाने आते हैं, लेकिन इसको जो चने बनाने आते हैं ना वो किसी और को नहीं आते। तो कोर कंपेटेंस। हाँ, अब अगेन डिपेंड यही करता है ना कि किसके पास कौन सी कंपेटेंस कितनी ज़्यादा है। अगर एक खास दुकान को अच्छे चने बनाने आते हैं तो कस्टमर का जितना मर्जी रश कहीं पे भी चला जाए, समहाउ कोई एक दुकान स्टैंड आउट कर रही होगी बाकी कंपेटिटर से ड्यू टू वो जो कोर कंपेटेंस है। ऐसी कोर कंपेटेंस जो दूसरे आसानी से कॉपी ना कर सकें, इजीली उसको अडॉप्ट ना कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर कंपेटेंस इज दैट थिंग जो आपको बाकियों से बेहतर आती है। तो फिर जिस बिजनेस के पास कोर कंपेटेंस होना, अच्छा मॉडल ये होता है कि वो अपनी कोर कंपेटेंस को यूज करके अपने साइड प्रोडक्ट्स उसके इर्द गिर्द सजा लेते हैं। जिसकी अकाउंटिंग ज़्यादा चलेगी उसका टाइम टेबल में पहले अकाउंटिंग की क्लासेस सजेंगी और फिर उसके इर्द गिर्द बाकी सारी क्लासें सजा दी जाएंगी। जिसकी थ्योरी के सब्जेक्ट ज़्यादा चलते होंगे उसके थ्योरी के सब्जेक्ट पहले फिट होंगे और उसके इर्द गिर्द बाकी क्लासेस ज़्यादा सजा दी जाएंगी। कितना मज़ा है कि थ्योरी और अकाउंटिंग दोनों में जो है ना वो कोर कंपेटेंस इकट्ठी हो जाए, ठीक है, आग लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कोर कंपेटेंस इज दैट थिंग जिस पे इदारा चलता है। एप्पल जो मर्जी बना के बेचता रहे, जो आईफोन है वो गेम चेंजर है। तो अब वो अपनी आईफोन से कनेक्टेड जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो चल पड़ेगी। अब वो iTunes पे या उनका MP3 प्लेयर पे चलने वाला जो भी हैंड फ्री है, वो अगर कहेंगे ये MP3 प्लेयर के साथ चलता है, नहीं बिकेगा। वो कहेंगे ये आईफोन के साथ चलता है, लोग कहेंगे अरे वाह, वुजू करके आएंगे उसको खरीदेंगे कि ये तो मतलब एप्पल के साथ चलता है, ये तो चीज़ ही बड़ी अजीम सी है। तो आप अपनी कोर कंपेटेंस के साथ फिर चीज़ों को चलाते हैं। तो सम टाइम आप चने बेचने वाला इदारा जो है वो थोड़े थोड़े से चावल भी रखना शुरू कर देता है, थोड़े थोड़े से कोई और आइटम भी रखना शुरू कर देता है। तो लोग खाने वहाँ पे चने आते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इदारा चला लेता है। तो बच्चे पढ़ने आए होते हैं ऑडिट, आप उनको जो है वो MS ऑफिस भी बेचना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंटेशन का कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी कोर कंपेटेंस पे खेलते हैं कि ये हमारा मेन स्ट्रेंथ एरिया है, और इस मेन स्ट्रेंथ एरिया से आप इर्द गिर्द चीज़ें सजा लेते हैं ताकि आप एज अ होल इदारे को चलाएं। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिविजुअल का स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, इदारे का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इंडिविजुअल जब तक सोचता रहेगा कि जी मेरी स्ट्रेंथ से सब कुछ है, तो इंडिविजुअल ने तो बूढ़ा हो जाना है। इंडिविजुअल को अपने अगले सांस का नहीं पता। तो अल्टीमेटली सस्टेनेबल मॉडल वो होता है जिसमें आप बिजनेस को ओवरऑल डेवलप करते हैं, बट वो ओवरऑल डेवलप होते होते इन फेजेस से गुजरता है कि वो छोटे छोटे से कोर कंपेटेंसेस अचीव करते करते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। तो फिर एक टाइम आता है कि लोग कंपनी की बात करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते। बात समझ आई? अब कोर कंपेटेंस चोरी हो सकती है, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल कोर कंपेटेंस का। अगर वो कॉर्नर वाली जगह ऐसी है उस मार्केट की जो बहुत अच्छी चलती है, तो एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि चाहे उसे 20 करोड़ देके खरीदने पड़े, खरीद ले वो जगह, ताकि वो कोर कंपेटेंस खाली कोर ना रहे। वरना क्या होगा, उसका कोई दुश्मन 2 करोड़ का एडवांस लेके दुकान खाली करवा के और वो दुकान 10 लाख ज्यादा किराए पे ले लेगा इससे। तो
कोर कंपिटेंस को फिर बनाए सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस। सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस क्या मतलब? देर तक चलने वाली कोर कंपिटेंस। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो ही सर्विस प्रोवाइडर जब एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो वो सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस होती है, क्योंकि वो देर तक, मतलब उस इदारे से कुछ भी टूट के जा सकता है, वो खुद नहीं टूट सकता जिसका अपना इदारा होगा। तो फिर आप सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस की बात करते हैं। सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड बाय सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस। ये वो कोर कंपिटेंस है दैट कैन बी सस्टेन्ड ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये ड्यूरेबल होनी चाहिए और डिफिकल्ट टू इमिटेट होनी चाहिए। इमिटेट मतलब इसको कॉपी करना मुश्किल होना चाहिए। तो रिसोर्स और कंपिटेंस दोनों बातें हमें समझ आ रही हैं? कंफर्म? कैपेबिलिटी क्या है? क्या है कैपेबिलिटी? ठीक है, ये भाई ने कैपेबिलिटी में फौरन से एग्जांपल दी। देखें, आप रिसोर्स हैं, आप रॉ रिसोर्स हैं, मैं चाहता हूं आप एक कंपिटेंट इंसान बन जाए, आपको एमएफए कमाल समझ आ जाए, लेकिन फिर आपकी एक अपनी कैपेबिलिटी भी है, ठीक है? तो वो भाई ने घबरा के कहा सर बस कर दें सर, जो है ना। अब इसका मतलब है कि रिसोर्स इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं रखता कंपिटेंस की तरफ जाने की, लेकिन दूसरी तरफ वाला रिसोर्स जो है वो कोशिश करेगा कि उस रिसोर्स को कंपिटेंस की तरफ लेके जाए। तो रिसोर्स समझ आ रहा है आप लोग? कंपिटेंसेस वो लोग जो कि एमएफए पास करने की सलाहियत रखते हैं, मतलब वही रिसोर्स उस लेवल पे पहुंच गया। तो इस लेवल से उस लेवल तक पहुंचेगा कैसे? कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग। तो अब अगर आपको कंपिटेंस की तरफ जाना है तो क्या बढ़ाना होगा? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी चेंज होती है। कैपेबिलिटी तो है ही, मतलब आप क्या, तो व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, अगर आप जहन में रख लेंगे कि मैं इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। और जब आप कह लेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो प्रॉब्लम यही आता है, लोग कंपिटेंस तक जाना चाहते हैं लेकिन कैपेबल नहीं होना चाहते। जन्नत में जाना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे ना। मुंसलिक होना चाहते हैं अपने दीन के साथ, दीन की बड़ी शख्सियात के साथ अपनी एसोसिएशन शो करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते जो उन्होंने बताए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम रिसोर्स हैं जो कंपिटेंस की तरफ जाना चाहते हैं, बट जो रास्ता है वो कैपेबिलिटी है। यानी कैपेबिलिटी आर एबिलिटी टू डू समथिंग। एंटिटी में एबिलिटी होनी चाहिए कि कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ जाएं। अपने रिसोर्सेज और कंपिटेंस को कोऑर्डिनेट करने को कैपेबिलिटी कहते हैं। क्या आप अपने रिसोर्सेज को कंपिटेंस का सफर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? आप अपने रिसोर्सेज पे काम कर करके कंपिटेंस बना चुके हैं और मजीद रिसोर्सेज को काम करते करते उसको कंपिटेंस तक लेके आ रहे हैं। तो कैपेबिलिटी इज आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे भाई ने कहा क्या ये रिजिड होनी चाहिए? आइडियली अगर डायनामिक कैपेबिलिटी हो तो क्या ही बात है। वर्ड डायनामिक का क्या मतलब होता है? जिसमें चेंज रहे। तो डायनामिक कैपेबिलिटी जिसके पास होती है वो हमेशा ज्यादा सस्टेन करता है। डायनामिक कैपेबिलिटी की हमने अपनी फील्ड में एग्जांपल देखी है कोविड के दिनों में। कोविड आए, कोविड आने के बाद क्या हुआ कि सारे कॉलेजेस परेशान हो गए कि अब क्या करें, बच्चे घरों को चले गए हैं और वो कुछ नहीं पढ़ पा रहे। जब वो कुछ नहीं पढ़ पा रहे और कॉलेजेस बंद हैं, तो सिर्फ एक ऑनलाइन कॉलेज चल रहा था जैसे वो क्लासें ले रहे थे। तो सबको हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। वो किसी ने बहुत पहले से कॉलेज बनाया हुआ था 2015-16 से, तो वो चल रहा था। तो फिर कॉलेजेस ने कहा नहीं यार ये मज़ा नहीं आया, अपनी अब कैपेबिलिटी पे काम करना है। तो कुछ कॉलेजेस ने अडॉप्ट किया अपने आप को, कुछ टीचर्स ने अडॉप्ट किया अपने आप को। कुछ कॉलेजेस ने टीचर से कहा हाँ भाई आप एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा भाई हमें बोर्ड पे पढ़ाना आता है, हम वैसे ही पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आप बोर्ड पे पढ़ाते रहे, हम कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस कॉलेज ने अपनी कैपेबिलिटी ये बनाई कि कैमरे पे चलती हुई क्लास को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, टीचर को तंग नहीं किया। कुछ कॉलेजेस ने कहा भाई हम कैमरा शैमरा नहीं लगाएंगे, जो करना है आपने करना है। वहाँ टीचर्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया, स्लाइड्स पे लिखना शुरू कर दिया, डिवाइसेस पे यूज करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त हमने देखा कि कोविड के से पहले और कोविड के बाद चीज़ें बड़ी फ़र्क हो गई। कोविड से पहले बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते थे, कोविड के बाद वो तकरीबन गायब हो गए, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने डायनामिक कैपेबिलिटी नहीं शो की, बदलते हुए ज़माने के साथ अपने आप को नहीं बदला। तो ऐसे में जनरली मैंने देखा है कि वो लोग जो बड़े रिजिड होते थे अपने नज़रिए में, उन्होंने अपने आप को बदला और बदलने के बाद उन्होंने ज़्यादा कंपिटेंस अचीव कर ली।
वो टीचर जो पहले फिजिकल क्लासरूम के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150, 200, 250 इतने स्टूडेंट्स पढ़ा पाते थे, जब उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को बदला तो पता लगा कि क्लास में 1000, 1500 एडमिशन हो गए, जस्ट अपनी कैपेबिलिटी को बदलने से। जेन्युइनली मतलब ये आसान बात नहीं है। एक टीचर जिसको आदत हो कि वो बोर्ड के उस किनारे से लिखना शुरू करता है और वो उधर वाले किनारे तक लिखता चला जाता है और 4 दफ़ा मिटाता है, और बच्चे क्लास में बस पीछे पीछे भाग रहे होते हैं कि किसी तरह से हम लिखते रहें जो टीचर लिख रहा है। एक ऐसा टीचर जिसको इतने बड़े बोर्ड पे लिखने की आदत हो, उसे आप कहेंगे सर ये इतनी सी स्लेट है, ये 12.3 इंच की, इसी के ऊपर आपने अकाउंटिंग करानी है, तो उस टीचर के लिए तकरीबन मौत के बराबर है। आप एक इतने बड़े फ्रेम को उठा के कहेंगे अब आपने इसमें खेलना है, और वो जो टेक्नोलॉजी का भी दुश्मन हो, जिसको पसंद भी ना हो टेक्नोलॉजी। बट हमने देखा है कि द पर्सन्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को चेंज किया और इस लेवल पे चेंज किया, और उस चेंज की वजह से अल्टीमेटली वो टीचर जो कि एक खास लिमिटेड ऑडियंस को पढ़ा सकता था ड्यू टू फिजिकल बैरियर्स, वो आज़ाद हो गए। अब वो एक स्लेट पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, और वो स्लेट जो है वो सामने वाले कमरों को भी नज़र आ रही है, साथ वाले कमरे में भी रिले हो रही है, और पूरे पाकिस्तान में भी रिले हो रही है। तो डायनेमिक कैपेबिलिटी समझ आ रही है। Ability of entity to create new capabilities by adopting to changing business environment। अपने रिसोर्स बेस को रिन्यू करें, वो रिसोर्सेज जिनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है उनसे गेट रेड करें, नए रिसोर्सेज लेके आएँ, ख़ासतौर पे यूनिक रिसोर्स लेके आएँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे याद है कि पीछे 1.5 साल बाद एक दिन ऐसा टाइम आया था कि मैं बोर्ड पे लिख रहा था, मुझे याद आया कि पूरे 1.5 साल बाद मुझे बोर्ड पे लिखने का मौका मिला था, क्योंकि हम उस नई कैपेबिलिटी की तरफ चले गए थे, तो हमने वो सारी चीज़ें तर्क कर दी थी। पुराने ज़माने में ये साइज़ का बोर्ड हमें समझ ना आता, लेकिन अब विद दीज डिवाइसेस समझ आता है कि हाँ ठीक है, ये भी चलना है और वो भी चलना है। तो डायनेमिक कैपेबिलिटी समझ आ रही है कि आप बदलते हुए ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलने की अगर सलाहियत रखते हो तो यू हैव डायनेमिक कैपेबिलिटीज़, का मतलब आपका इदारा बहुत आगे से आगे जा सकता है। कोई सवाल यहाँ तक? जब आपके पिछले दिन के सवाल कम होते हैं तो फिर आपके साथ ही जुल्म हो जाता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें, कुछ रिसोर्सेज दैट हैव लॉस्ट वैल्यू उनसे निकल आए, कुछ को रिन्यू करें, पुराने को अपडेट करें, कुछ नए रिसोर्सेज भी एक्वायर करें। तो 3 चीज़ें हो गई, पुराने को अपडेट करना है, कुछ पुराने छोड़ देने हैं, और कुछ नए पकड़ लेने हैं। तो नए रिसोर्सेज पकड़ें, पुराने छोड़ दें, और कुछ पुरानों को अपग्रेड करके नए रिसोर्स पे ले आए। डन? क्या ये बात समझ आ रही है? और वही बात है कि आपके चेहरों को देख के जो है ना मुझे वो घबराहट फील हो रही है। इसका मतलब बस एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करके खत्म कर दें। चले, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से पता है, आपको हो ही नहीं सकता कि ना पता हो जी। इसमें से सवाल स्ट्रेट अवे आ सकते हैं। जो मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स में उनके पास फ्रीडम ज़्यादा होता है, वो आपको सिचुएशन दे के कह देते हैं ज़रा सिचुएशन पे तबसरा करें। लेकिन अगर हम रिसोर्स, कंपिटेंस और इसकी बात करें तो यहाँ से हम स्ट्रेट अवे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा जी ये यूनिक रिसोर्स में और कोर कंपिटेंस में क्या फ़र्क होता है, या कोर कंपिटेंस और थ्रेशोल्ड कंपिटेंस में क्या फ़र्क है, या सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस और कोर कंपिटेंस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हाँ जी, तो यानी कि इसको हम फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से पता है उसको डिस्कस करके ख़त्म कर ले। मैं स्क्रीन नहीं ओपन करता, आप लोगों से पूछ लेता हूँ। चलें आप बताएं किससे, आप बताएं मैं किस बच्चे से पूछूं? नहीं, ये तो प्लांटेड वो हो गया ना, इनसे पूछा तो लगेगा कि ये तो जो है ना प्लांटेड वो था। ये वाले भाई जो कॉर्नर पे बैठे, वो वाले भाई, ठीक है जी। इन्होंने कहा आपसे पूछूं, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा उसे आ जाएगा। अब देखते हैं आप लाज रखते हैं नहीं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं? ठीक है, ज़बरदस्त, छा गए। जब आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। इस कमरे में 50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो तो भी एसी पे उतने खर्च लगेगा, और 100 पढ़ रहे हो तो भी एसी पे उतने खर्च लगेगा। इस बिल्डिंग का किराया जितना भी है वो 500 बच्चे पढ़ रहे हो तो भी उतना होगा, और 2000 पढ़ रहे हो
तो भी उतना होगा, लेकिन क्या होगा, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाएगा। जब आप ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलते हैं, आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती है, आपको कुछ और बेनिफिट्स अचीव होते हैं, सिनर्जी आती है। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, इस फिनोमेना को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि गोइंग फॉर लार्जर वॉल्यूम आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो गया या इस तरह से करके। तो अगर एक बिजनेस ने ये कैपेबिलिटी बनानी हो कि वो अपनी कॉस्ट को कम करे, तो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर हो सकता है तुम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को सोच लो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कोई से 5 फायदे मुझे आवाम से चाहिए, रैंडम। ठीक है, ठीक है, भाई ने एक गमो गुस्से का इज़हार किया, बिल्कुल सही है अपनी जगह। नहीं ऐसे सही है। असल में इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है एंटी डंपिंग पॉलिसी। डंपिंग को समझना ज़रूरी है। डंपिंग इज कि दूसरे मुल्क के लोग अपना कचरा उठा के दूसरे मुल्क में फेंक देते हैं। वो चाइना की प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में सस्ते में मिलती है, वो चाइना में महंगे में मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप चाइना में जाएं तो वहाँ हर चीज़ बड़ी सस्ती मिलेगी। वो क्या करते हैं, जब उनकी ओवर प्रोडक्शन होती है तो बजाय इसके कि वो उधर उनके अपने रेट खराब हो, वो उसको उठा के गरीब मुल्कों में डंप कर देते हैं अपनी कॉस्ट के आसपास के रेट पे, और समटाइम कॉस्ट से भी नीचे, कि ठीक है उन्होंने प्रॉफिट कमाना था कमा लिया, इस चीज़ को डंप कर दें। तो फिर मुल्क बनाते हैं एंटी डंपिंग पॉलिसी कि बाकी मुल्क अपना कचरा हमारे पास फेंक के हमारी लोकल मार्केट तबाह ना कर दे। तो पाकिस्तान ने वो पॉलिसी सही से नहीं बनाई, और पाकिस्तान में वी वर एन ईजी नेशन। हमें मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बुरा लगता है, बजाय इसके कि हम कहेंगे यूनिट बनाओ, साल में कंप्लीट होगा फलाना, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करो। हम कहते हैं यार इंपोर्ट करेंगे, उसमें थोड़ा से उसका वो ढक्कन चेंज करेंगे और अपने नाम से बेच देंगे। फॉर एग्जांपल ये एसी, ज़ीरो एसी इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। ज़ीरो एसी पूरे पाकिस्तान की इतनी बड़ी नीड है, वी डोंट हैव एनी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसके कंप्रेसर, सब बाहर से आता है। असेंबलिंग हो रही है, ये नहीं कि हमारे पास मतलब गाड़ियाँ असेंबलिंग हो रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इजी नेशन थे, तो हमने क्या किया, आने दो, चीज़ आएगी हम आगे बेचेंगे, चीज़ आएगी आगे बेचेंगे। चलते चलते हम आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन वाली साइड से फारिग हो चुके हैं। ज़रूरी मुल्क जो है वो गंदम इंपोर्ट करता है, ज़रूरी मुल्क जो है उसके अपने पास चीज़ें नहीं है खाने को, इस तरह से करके तो हम एज अ नेशन सस्ती चीज़ों की तरफ चले गए, जिसका हमें नुकसान हुआ। तो ये इशू किसी और तरह का है, जिस पे किसी और टाइम पे किसी और तरह की गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि गवर्नमेंट ने टाइमली एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ नहीं बनाई, जस्ट ताकि अपने मुल्क के अंदर एक्सचेंज ऑफ वेल्थ बेहतर रहे। तो उस एक्सचेंज ऑफ वेल्थ को बेहतर बनाने के चक्कर में अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तबाह कर बैठे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भाई ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो इसका मतलब है इस बिल्डिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या मुराद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीए कराना शुरू कर दें। अब जब बच्चे सीए के लिए आ ही रहे हैं और बिल्डिंग इस्तेमाल ही हो रही है और टीचर्स भी मौजूद हैं, तो वाई नॉट कि एसीसीए भी शुरू कर दें। आजकल वैसी ट्रेंड में बड़ा इन है, इंटरनेट पे हर दूसरे दिन सवाल आ रहा होता है कि मैं जी एक घबराया बच्चा हूँ तो मैं क्या एसीसीए की तरफ चला जाऊँ। बच्चे बिला वजह मुझे अटैक कर देते हैं कि जैसे मैं एसीसीए का कोई सप्लायर हूँ, मैं पता नहीं क्या एसीसीए के साथ, कि जी वो सर से पूछो, सर गाइड करेंगे। और अगर किसी को गाइड कर दो तो फिर कमर्शियल का ठप्पा, और गाइड ना करो तो देशद्रोही का ठप्पा। तो वो ना मतलब खैर अगेन मेरे एक फिनोमेना होता है, मैं कहता हूँ कि अगर आपका सीए इज गोइंग गुड तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। अगर 4-5 साल सीए में लग रहे हैं, कैफ लेवल भी 4-5 साल लग रहे हैं, तो फिर अगला बेंचमार्क क्या वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं। स्टेप 1 काफ़ी महंगा है। स्टेप 2 क्या आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। स्टेप 3 क्या आप एसीसीए के बाद उसको किसी टॉप अप क्वालिफिकेशन से अपग्रेड करना चाहते हैं। इफ आंसर टू ऑल दीज 3 क्वेश्चंस इज यस, ऑल 3, तो फिर एसीसीए की तरफ चले जाएं। अगर घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका बाहर जाने का इरादा है, बेकार है। घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं और आपने पाकिस्तान में ही रह के नौकरी करनी है तो भी बेकार है, क्योंकि उसके दुश्मन बड़े हैं। एम.कॉम, बी.कॉम, सीए फाइनलिस्ट, सीए इंटर, ICMAP वाले, ये सारे उसके कंपेटिटर हैं। तो वो गरीब अच्छी खासी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन बड़े महंगे लेवल पे पढ़ के बैठा होता है, जब मार्केट में आता है उसको पता लगता है कि वो तो बिल्कुल कुछ नहीं है, उसको कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती।
और इंटरनेशनल मार्केट में जब जाता है तो पता लगता है कि ACCA एक स्टेप नीचे और ACCA से ऊपर की क्वालिफिकेशन वहाँ ज़्यादा राज कर रही हैं। ICW हो गया, CMA हो गया, CPA हो गया, CFA हो गया, ये सारी क्वालिफिकेशन। तो फिर ये 3 सवाल, और ये 3 सवाल किसने अपने आप से पूछने हैं? जो CA में फंसा हुआ हो। पता ही लगता है कि एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा होता है, वो फेसबुक देख के अपना माइंड बना लेता है कि नहीं सारे ACCA में जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँ। वो इधर का भी नहीं रहता, उधर का भी नहीं रहता। तो इसलिए जो मुश्किल में फंस चुका हो और वो ACCA का सोचे, तो सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाउंड्स में पैसे हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल में अब शायद कोई 60,000 पे पहुंची हुई है शायद पाकिस्तानी। ये जो आप ICAP में 2,000 रुपये भरते हैं ना, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पेपरों की फीस तो अलावा है, मेरे ख्याल में एनुअल सब्सक्रिप्शन भी इस वक्त गालबन 60,000 के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट मच रॉन्ग, इसी की रेंज के आसपास है। तो पर पेपर फीस भी अच्छी खासी महंगी होती है। फिर वही बात है कि वो डिक्लाइनिंग मार्केट थी, सारे कॉलेजेस निकल गए, वही ब्लू बिल्डिंग अभी उसके अंदर है। आप जाएँ लग समझ जाती है। आप कहते हैं CA में तो हमें मतलब पता नहीं कौन जन्नती लोग थे जो पढ़ा रहे थे, इतने कम पैसों में इतना ज़्यादा पढ़ा जाते थे। जब आप जाएंगे ACCA में, आपको पता लगेगा वो बहुत महंगी क्वालिफिकेशन है। पढ़ना यहाँ से आधा, पैसे यहाँ से 3 गुना। तो अगर आपको भी कभी ऐसा कोई फेसबुक पे परेशान नजर आए, पहली बात है कि फेसबुक पे परेशान नहीं होता, वो सिर्फ एक शुगल मुगल करने के लिए एक और ID से कोई आया होता है, और अक्सर वो जवाब देने में खुद भी शामिल होता है। ठीक है, वो अपने वो ID को वो मजीद मशहूर करता है, फिर उसको कुछ लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वो उनके साथ मिलकर कोई और फेसबुक का ग्रुप शुरू करता है, और वो एक उस दुनिया में ना खेलते रहते हैं, उस वर्चुअल दुनिया में जाके आपस में शुगल मुगल कर रहे हैं। फिर जब वापस इधर आते हैं तो पता लगता है कि यहाँ एक अटैम्प्ट तो गुजर गई है। तो कोशिश करें कि उस दुनिया से अपने आप को महफूज रखें, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ पे जाएं, लेकिन ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करें। ऐसा ना होगा वहाँ गुम हो जाएं और फिर वापस ना आ सकें, क्योंकि वहाँ गुम हुए हुए अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परेशान है। और वो मैं कह रहा हूँ ना, सारे ही परेशान है ना। तो उस दुनिया में जाएंगे तो उस दुनिया में तो रिजल्ट 4 दफ़ा अनाउंस हो चुका है ईद की छुट्टियों में। तो इसलिए उस दुनिया को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं। मैंने बहुत टाइम किल करने की कोशिश की, हुआ नहीं। तो ये इकॉनमीज ऑफ स्केल की जो बात हो रही थी, और मैंने बीच में ACCA का जिक्र किया, तो मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा था, जैसे वो चने वाला 10 किलो चने बनाता है। अगर वो 15 किलो बनाना शुरू कर दे तो उसको चने सस्ते भी पड़ेंगे, वो प्रॉफिट भी बेहतर कमाएगा, उसका पर KG फिक्स कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर वो चने के साथ चावल भी रख ले, चने के साथ कुछ और चीज़, तो इसको इकॉनमीज ऑफ स्केल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इकॉनमीज ऑफ स्कोप। नहीं, वो अगले दिन चला देगा। अगले दिन उसको ऐसे करके घी में दोबारा चलाएंगे, बेहतरीन। बल्कि सुबह नाश्ते के वक्त जो आए हुए होंगे वो मजे ले लेके खाएंगे। तो वो कहने का मतलब ये है कि फिर इकॉनमीज ऑफ स्केल भी, भाई ने बड़ी सही बात की कि ऐसा ना हो कि एंड पे बच जाए। इकॉनमीज ऑफ स्केल करते हुए भी आपने ज़रूर सोचना है कि अपनी ज़रूरियात से ऊपर ना जाएं, और अगर चले जाएं तो फिर आप डंपिंग की तरफ आते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको थोड़ा सा सस्ते मार्जिन में कर के और इधर उधर निकालते हैं, जैसे फ्रूट वाले करते हैं कि डे एंड पे आपसे कहते हैं अच्छा जी वो ये 200 रुपये दर्जन है केले, और हमारे पास इस वक्त पड़े हुए हैं पता नहीं कितने 25 केले पड़े हुए हैं। वो कहते हैं यार एक काम करो 302 ले जाओ सारा माल, आपको चीज़ दी और खुद घर जाने वाली की। तो फिर आपको इस तरह की डंपिंग और इस तरह के फिर काम करने पड़ते हैं। तो इकॉनमीज ऑफ स्केल के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है जो आपने बचपन में उस तरह से नहीं पढ़ा? इकॉनमीज ऑफ स्कोप। तो इकॉनमीज ऑफ स्कोप क्या है कि आप चीज़ें ज़्यादा शुरू कर लें, यानी इसी बिल्डिंग में हम हैंड्स ऑन कोर्स भी शुरू कर लें, हम जो है वो ACCA भी शुरू कर लें, CFA भी शुरू कर लें, CA फाइनल भी शुरू कर लें, तो वो जो फिक्स कॉस्ट हम सिर्फ कैफ के बच्चों पे डिवाइड करके परेशान हो रहे हैं, वो सारों पे डिवाइड हो जाएगी। तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और बिजनेस भी ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टीपल तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर इन हो चुका होगा। कौन सी? नहीं, असल में बात यह है कि मैं इतने अरसे से अगर बिजनेस पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगा। मैं ज़रा थोड़ा सा इल्मी तबीयत रखता हूँ थोड़ी सी। जी, अब अगेन इसका मतलब ये है कि क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है? मैं इसी से स्टार्ट करूं और मैं खुद भी उसमें कोई सब्जेक्ट ना पढ़ा सकूं, कोई और टीचर आके स्टार्ट करे, पता लगे वो सारा कुछ वही कर रहा है और हम सिर्फ जो है वो थोड़ा सा किराया ले रहे हैं और उससे ज़्यादा हमारी बिजली इस्तेमाल हो रही है। क्या मेरे टीचर्स के पास इतना टाइम है? तो इसका मतलब जब भी आपने एक डिसीजन लेना है तो डिसीजन करते हुए आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से सोच लेना है कि आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं। तो कहानी को यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे अगले दिन। ये इकॉनमीज ऑफ स्केल और इकॉनमीज ऑफ स्कोप का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों ने क्या पढ़ के आना है?
बस थोड़ा सा पेज 53 से 55 पे आप जाएंगे, लेकिन 55 के नीचे वाली चीज हमने नाम लेके नहीं पढ़ी, ठीक है, हमने नाम लेके नहीं पढ़ी, तो आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं 53 से 55 के तकरीबन हाथ से नीचे तक, यहां तक आप पढ़ के आ सकते हैं। आप इसे देख के आइएगा। पेज 56 पे ना आपको एक लिस्ट नजर आ रही होगी रिसोर्सेज की, जिसका मैंने जिक्र किया था ना, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है जी। नहीं ये बाद में दिखाऊंगा कि ये हमने जिक्र किए थे, तो स्क्रीन पे एक दफ़ा पढ़ा भी दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। तो कल की क्लास अब ज़रूरी है। कल हमारे पास एक मॉडल है स्वॉट एनालिसिस, सुना हुआ होगा आप लोगों ने उसके के बारे में, लेकिन उसको हम एक दफ़ा डिस्कस करेंगे ताकि हम इस चैप्टर को एक मंतकी अंजाम पे पहुंचाएं और आप एक प्यारा सा टेस्ट दे के अपना 7-8 अपना आप पक्का कर लें, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।